तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश डिप्टी जेलर और अस्पताल सहायक भर्ती दोनों भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम इकोनॉमिक्स के टॉप 150 एमसीक्यू को विथ डिटेल सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कल से डिप्टी जेलर का एग्जाम स्टार्ट हुआ है और शुरू से उसमें इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो अभी तक इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न डिप्टी जेलर में पूछे गए यानी कल जो पूछे गए हैं, इसके अलावा जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है 4 जून से एग्जाम स्टार्ट हुआ है, तो इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न वनरक्षक और जेल प्रहरी में पूछे गए हैं उन सब को मिला करके हमने 150 प्रश्न कंप्लीट किए हैं और ये 150 प्रश्न आपको आपके एग्जाम अस्पताल सहायक में भी रिपीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझते हुए चलना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और सारा एग्जाम एनालिसिस भी आप तक पहुंच सके। 24 जून से एग्जाम स्टार्ट होने वाला अस्पताल सहायक का, उसका भी एग्जाम एनालिसिस हर दिन का हम करवाएंगे। ठीक है मेरे भाई, सारी बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने और ये प्रश्न आपका 5 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, पहली पंचवर्षीय और दूसरी, दोनों के पूछे गए हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, महालनोबिस, हेराल्ड डोमर, बॉम्बे या फिर गॉडगिल। किस मॉडल पर आधारित थी? प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है ये पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। वहीं अगर दूसरी पंचवर्षीय की बात करेंगे तो महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। आइए डिटेल में आपको समझा देते हैं। पंचवर्षीय योजना से अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली थी, आगे आपसे डेट भी पूछेंगे। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था। इस योजना के दौरान ही भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, मैटूर जैसे प्रमुख बांधों का निर्माण किया गया। यह योजना सफल रही और इसने अपने लक्ष्य जो रखा गया था उससे अधिक विकास को इसने जो है हासिल किया था। तो पहली बात, पहली पंचवर्षीय योजना हमने शुरू की भाई जब भारत आज़ाद हुआ था, तो खाने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं था, दूसरों से हम जो है अनाज उधार ले रहे थे। ठीक है ना, अमेरिका जो है लाल गेहूं भेज रहा था खाने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब पहली पंचवर्षीय योजना बनाएंगे, सबसे पहले पेट भरेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना में हमने सबसे ज़्यादा कृषि पर फोकस किया और कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ बांधों का निर्माण किया। अब क्या हुआ, अब 1956 तक हमारा पेट भर गया, यानी कि कृषि की उपलब्धता हमारे देश में होने लगी अच्छी खासी। तो फिर हमने कहा कि भाई दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम फोकस करेंगे उद्योगों पर। अब हम उद्योगों के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेंगे। क्यों? कच्चा माल तो हमारे पास में था, ठीक है ना, लेकिन उसको बनाने के लिए उद्योग विकसित करने की आवश्यकता थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पर हमने जो है उद्योगों का विकास किया और पूरी तरह से उद्योग पर फोकस किया। बड़े बड़े ट्रैक्टर के कारखाने, बड़े बड़े लोहे के कारखाने, इस्पात कारखानों का हमने निर्माण किया। ठीक है, अब दोनों काम हमारे हो गए। फिर हमने सारा काम अच्छा चल रहा था, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ, हमने क्या फोकस किया, हमने कहा देखो कृषि भी हमारे पास में है, उद्योग भी है, तो कृषि और उद्योग दोनों पर हम फोकस करेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 समस्या आ गई। एक तो भैया क्या हो गया, बहुत ज्यादा अकाल यानी कि सूखा पड़ गया। उसके बाद में भारत चाइना युद्ध हो गया, 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। तो हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो जो है अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकी और फ्लॉप हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको आगे जितने भी प्रश्न आते जाएंगे सब हम आपको समझाते जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। 150 प्रश्न करने, थोड़ा स्पीड तेज रखेंगे, नहीं तो पता 2-2.5 घंटे का वीडियो बन रहा है ना। बाकी लोग आते हैं तो आपको 10 प्रश्न में 1 घंटे लगा देते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि 1 घंटे 70 मिनट में आपको लगभग 150 पूरे प्रश्न डिटेल सॉल्यूशन के साथ में करवा दें। देखो अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सीधे आंसर की बात करेंगे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक यानी कि जो मतलब कि आपके वो होते हैं गवर्नमेंट वाले, तो जो गवर्नमेंट वाला सेक्टर हो गया, इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर हो गया, ये दोनों मिलकर के जहां पर कार्य करते हैं, जिस देश में ये दोनों एक साथ में कार्य कर रहे होते हैं, उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत में आपको दोनों चीजें देखने को मिल जाती है ना, यानी प्राइवेट सेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा और जो है सरकारी सेक्टर भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में सारी चीजें प्राइवेट हैं, कुछ भी वहां पर सरकारी नहीं है, सारी चीजें प्राइवेट है। ठीक है, तो वहां पर निजी अर्थव्यवस्था कहेंगे, वहां की अर्थव्यवस्था क्या कहेंगे? निजी अर्थव्यवस्था कहेंगे। वहीं अगर रूस की बात करते हैं, रूस की, तो रूस में सारी चीजें जो है वो कैसी हैं? सरकारी हैं, सब कुछ सरकारी है। ठीक है, प्राइवेट का वहां पर कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो रूस उसका उदाहरण हो जाएगा और अमेरिका आपका निजी का हो जाएगा और भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का हो जाएगा, जहां पर हमने दोनों को अपनाया है, मिश्रित भी है और सार्वजनिक भी है। ठीक है, तो रूस सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, सारी चीजें आपके समझ में आ गई, यहां पर इसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए देखो इसमें क्या है, इसमें आप समझ लो भाई पूंजीवादी क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली इसमें पूंजीवादी यानी निजी क्षेत्र और समाजवादी यानी सार्वजनिक क्षेत्र। तो पूंजीवादी की बात करेंगे अमेरिका उदाहरण हो जाएगा, समाजवादी की बात करेंगे तो रसिया उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्या होता है हमने आपको समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जिस तरह से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल पैरी डिप्टी जेलर के एग्जाम में हमने जो आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स दे रखे हैं वहां से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में दिख रहे हैं। कुछ लोगों का रिव्यू है, जिन लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है वो लास्ट में आपको हम स्क्रीनशॉट उनका दिखा देंगे, तो आपको ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ सर के सुपर सिलेक्शन नोट से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। क्योंकि हम फोकस करते हैं किस पर, ईएसबी एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न पर, पुराने पैटर्न को लेकर के नहीं चलते हैं हम, इसीलिए हमारे नोट्स से सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हमने अभी मात्र 189 रुपए में फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर के नोट्स देने प्रारंभ किए हैं। यहां से बहुत प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। 189 में क्या क्या मिलेगा सर हमको, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिलेंगे, इन सब का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इन सब की जो मॉक टेस्ट करा रखी है मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और 500 से 1000 हमने एमसीक्यू करंट अफेयर के करा रखे हैं, तो पूरे करंट अफेयर के प्रश्न मिल जाएंगे। करंट अफेयर के प्रश्न भी वहीं से आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा टॉप 100 जो सीरीज हमने चालू की है आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए, उसके अंतर्गत लगभग 3000 से 3200 प्रश्न करवा चुके हैं सभी सब्जेक्ट के मेन टॉपिक के। तो 3200 के आसपास आपको एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये सब मात्र 189 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी डिप्टी जेलर का एग्जाम बचा हुआ है तो तुरंत ये नोट्स लेकर के पढ़ना चालू कर दीजिए और अपने नंबर इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों का ये एग्जाम हो चुका है और उनके सामने है कौन सा एग्जाम, अस्पताल सहायक, कैसे भी नोट्स प्राप्त करेंगे दोनों बताएंगे। ठीक है, अस्पताल सहायक का अगर आपका एग्जाम है तो अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट, जैसे वन रक्षक के प्रश्न अपने नोट्स में से आ रहे हैं वैसे ही हॉस्पिटल असिस्टेंट के प्रश्न अपने नोट्स में से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या मिलेगा सर, 149 रुपए में आपको ये पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इनका जो हमने प्रैक्टिस सेट करा रखा है लगभग 7 पेपर सेट करा चुके हैं, 7 के साथों पेपर सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा लगभग 800 से 900 हमने क्या करा रखे हैं, एमसीक्यू करा रखे हैं। ये 150 जो एमसीक्यू करवा रहे हैं ना, ये 150 एमसीक्यू भी हम इस नोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये पूरा एमसीक्यू भी आपको मिल जाएगा। एग्जाम तक बात करें तो आपके पास में लगभग 3000 के आसपास एमसीक्यू हो जाएंगे, लगभग 15 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे और ये पूरी थ्योरी तो आपके पास में रहेगी। मात्र 149 रुपए में इतने कम प्राइस में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, तो वही छोटी सी प्रक्रिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है। इसी पर अगर आपको फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, वन रक्षक के नोट चाहिए तो मात्र 189 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आपको अस्पताल सहायक के नोट्स चाहिए तो मात्र 149 का पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद में उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। दोनों चाहे जो भी आपको चाहिए इसी नंबर पर सेंड करना है। जैसे ही आप इस नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इसी नंबर से तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी सेंड कर दी जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और आगे के सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ और इसके अलावा ये जो टॉप 100, टॉप 150 की पीडीएफ, ये सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती, कौन हमारे नेशनल इनकम की गणना करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका जो एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, पहले सीएसओ करता था, अब सीएसओ ने बंद कर दिया, एनएसओ को द्वारा की जाती है। देखिए, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा की जाती है। पहले यह केंद्रीय सांख्यिकी संग्रहालय सीएसओ करता था। 2019 में सीएसओ और एनएसओ दोनों का विलय कर दिया गया और अब एनएसओ के द्वारा इसकी गणना की जाती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न आया था, है ना, परसों या हाँ परसों वाली शिफ्ट में ही आया था, छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, और 2 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हमने एक में तो सॉल्यूशन करवा दिया था, शाम को फिर आ गया तो हमने कहा भाई इसको सुबह ही बताया था, फिर से आ गया छिपी बेरोजगारी। तो देखिए, छिपी हुई या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो हमने आपको बता रखा है कृषि क्षेत्र जो होता है इसमें आपको छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। पहले भी हमने इसका एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए ये इतना बड़ा खेत है, ठीक है, इसमें अगर 2 लोग काम कर रहे हैं तो भी आपका 10 कुंटल उत्पादन हो रहा है तो 10 कुंटल ही उत्पादन होगा, और इसी में मान लीजिए 15 लोग को लगा दो तो भी 10 कुंटल ही उत्पादन होगा। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि टाइम कम लगेगा लेकिन उत्पादन उतना ही होगा। तो इसको हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, यानी काम तो यहाँ पर 2 लोगों का है लेकिन इसमें 15 लोग लगा रखे हैं, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा लोग लगा रखे हैं वो बेरोजगार हैं और उनको हम प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। जो इसमें बेफालतू लगे हुए हैं उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में हमको प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हमने बता रखा है। प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जहाँ किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं। भाई 2 लोगों की जरूरत थी, 10 कुंटल हो ही रहा था, फिर क्यों आपने 13 लोगों को एक्स्ट्रा उसमें लगा दिया है? तो यदि उनमें से कुछ लोग हटा लिए जाए, मान लीजिए उसमें से 10 लोगों को हटा भी लेते हैं ना, तो कुल उत्पादन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। 10 कुंटल हो रहा था तो 10 कुंटल ही होगा। यह स्थिति मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, जहां पूरा परिवार एक ही खेत के काम में लगा रहता है। क्यों लगे हो भैया? कुछ लोग यहाँ पर काम करो, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में निकल जाओ, कुछ लोग कहीं पर मजदूरी कर लो जाकर के, है ना? जबकि आवश्यकता जो है कम लोगों की होती है, लेकिन फिर भी उसी में उतने लोग लगे रहते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे भाई। चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हाँ सर अच्छा लग रहा है क्लास, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना मुख्य फोकस किस पर था? तो अभी हमने आपको बताया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने भारी उद्योग और औद्योगिकरण पर जो है फोकस किया था, क्योंकि अब हमको आवश्यकता थी, पेट हमारा भर गया था, अब हमको आवश्यकता थी नए नए कृषि के उपकरण की, नए नए ट्रैक्टर वगैरह की। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, जो आपकी 56 से 61 तक चली थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास के माध्यम से तेज औद्योगिकरण करना था। ठीक है, इस योजना के तहत हमने क्या किया? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात कारखाने स्थापित किए। इस्पात कारखाने स्थापित करने से क्या हो जाएगा? सरिया का निर्माण होगा, हल बन जाएंगे, ट्रैक्टर बन जाएगा, ट्रकें बन जाएंगी। तो उससे क्या होगा? कृषि और भी तेजी से हो सकती थी। जो बैल से पहले हम खेती कर रहे थे, अब हमने ट्रैक्टर से खेती करना चालू कर दिया था, तो उत्पादन भी इसकी मदद से बढ़ने लगा था। अगला देखो, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझाएंगे, इकोनॉमिक्स तो अपना सब्जेक्ट है मेरे भाई, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। नंबर 6, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो देखो, जिस तरह से अपनी जो नॉर्मल बैंकें होती हैं, नॉर्मल बैंक का मतलब जैसे एसबीआई हो गया, हाँ, पीएनबी हो गया, और वो कौन सा बैंक है जिसमें कौन सा है वो गाना, खातो खुलवायो यार, कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवायो। तो जो ऐसी बैंकें हैं, इनका क्रियान्वयन कौन करता है, इन पर कंट्रोल कौन करता है? तो सर इन पे कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक है, इनको ब्याज देना, हाँ, इनको पैसा उपलब्ध कराना आरबीआई का काम होता है। लेकिन जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती हैं, जैसे कि आरआरबीज, जो आरआरबीज होती हैं आपको गांव में देखने को मिल जाएंगी भाई, बड़ौदा उत्तर ग्रामीण बैंक, ठीक है, और मध्यांचल ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये जो है इन पर कंट्रोल कौन करता है? तो इन पर कंट्रोल करता है कौन? नाबार्ड। ठीक है, इनके लिए अलग से नाबार्ड बना रखा है, तो ये इन पर कंट्रोल करेगा, इनको वित्त की व्यवस्था कराएगा। तो वही कह रहे हैं भाई, इसकी स्थापना जो है ना, वो किस समिति की सिफारिश पर की थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई। मुख्य उद्देश्य कृषि के लिए, लघु उद्योगों के लिए, ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। अब ये छोटे छोटे जो काम है वो कौन करेगा? गांव के लोग करेंगे। तो गांव में हम आरआरबीज की स्थापना कर देते। भाई गांव वाले कहां पर जाएंगे एसबीआई से लेने के लिए? भाई एसबीआई का वहां पर ज्यादातर, देखो एसबीआई का अब तो मैंडेटरी कर दिया कि भाई गांव में एक शाखा आपकी होनी चाहिए। नहीं तो पहले एसबीआई के लोग गांव में खोलते ही नहीं थे शाखा, क्यों? गांव से उनको पैसा ही नहीं मिलता था। ठीक है, तो तब हमने आरआरबी की स्थापना कर दी थी, और गांव में जो छोटे छोटे उद्योग होते थे उनके लिए आरआरबी जो है वो वित्त की व्यवस्था करती थी। चलिए, रेपो रेट क्या कहते हैं बताइए? रेपो रेट किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपन सीधे चलेंगे आंसर की और फिर आपको अच्छे से समझा देंगे। तो रेपो रेट की बात आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक जब आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, भाई वाणिज्यिक बैंक है, यानी कि जैसे एसबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, ये आरबीआई हो गया। एसबीआई ने आरबीआई से कहा, भाई आरबीआई एसबीआई का पापा है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का पापा है आरबीआई। एसबीआई ने कहा कि अरे पापा जी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, थोड़े से पैसे मुझको दे दो। आरबीआई कहेगा तुमको दे तो देंगे, लेकिन एक रेट पर देंगे, यानी एक ब्याज तुमसे हम लेंगे। तो वो जो आरबीआई पैसा इन बैंकों को दे रहा है, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई पैसा उधार दे रहा है ना, उस पर जो वो ब्याज लेता है, मान लीजिए 10%, 8%, जो भी ब्याज ले रहा है आरबीआई, उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, ये रेपो रेट की बात होगी। एक होती है रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर। आरआरआर क्या होती है? यही एसबीआई है, यही आरबीआई है। अब एसबीआई के पास में पैसा बहुत आ गया। एसबीआई ने कहा भाई हम रखे रखे क्या करेंगे, अपन उधार भी नहीं दे रहे हैं, एक काम करते हैं पापा को दे देते हैं और पापा से कुछ ब्याज ले लेंगे। ठीक है, अभी तक पापा हमको ब्याज दे रहे थे ना, ब्याज हमसे ले रहे थे, अब हम पापा को ही दे देंगे और ले लेंगे। तो एसबीआई जब अपना अतिरिक्त पैसा, यानी जितना उसने बांट दिया उसके बाद भी उसके पास में पैसा बच रहा है, वाणिज्यिक बैंक अपना एक्स्ट्रा जो पैसा है वो जब आरबीआई को दे देती है कि आप रख लीजिए और आप इस पैसे पर हमको कुछ ब्याज दे दीजिए, तो इस स्थिति में जब आरबीआई जब ब्याज देता है इनको, तो हम उसको ट्रिपल आर कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ध्यान रखना, जो आरआर होता है, जो रेपो रेट होती है, और जो ट्रिपल आर होता है, तो ट्रिपल आर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। यानी भाई अगर आरबीआई जो पैसा देगा बैंकों को तो वो ज्यादा ब्याज पर देगा, लेकिन बैंकों से अगर आरबीआई पैसा लेगा तो कम ब्याज पर लेगा। ठीक है, ये पापा की दादागिरी होती है, ठीक है ना, बैंकों के ऊपर। बात समझ में आ गई? दोनों बात समझ में आ गई, क्या होता है आरआर और क्या होता है ट्रिपल आर। ठीक है, आइए यहां पर सॉल्यूशन देख लीजिए, लगे हाथ देखिए।
तो रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक भारत में धन की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक कम समय के लिए ऋण दे देता है कि भाई 2 महीने के लिए 4 महीने के लिए ऋण दे देता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो रेट का उपयोग करके रेपो रेट का प्रयोग जो है एक प्रमुख उपकरण के रूप में करता है। मुद्रास्फीति का अर्थ है कि जब आपके यहाँ मंदी आ जाती है, यानी कि कहते हैं कि भाई महंगाई आ गई, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है आरबीआई इस रेपो रेट का यूज करता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? तो इसका सीधा आंसर है एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। 1776 में उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ की पुस्तक है, इसमें इन्होंने जो है अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिया है। अच्छा, एक और अर्थशास्त्र आपने सुना होगा जो कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, तो वो अर्थशास्त्र में राजनीति की बात की गई है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। वो अर्थशास्त्र पैसों से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो जो अर्थशास्त्र है चाणक्य कौटिल्य वाला, वो राजनीति से संबंधित अर्थशास्त्र है, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, भारत में माल और सेवा यानी जीएसटी जो टैक्स है वो कब से लागू किया गया है? 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक जो है आपके एग्जाम में, जेल पैरी में, है ना। तो ये आपका 1 जुलाई 2017 से जो है इसको शुरू किया गया और 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ये कई बार पूछा गया है, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब अगर आगे प्रश्न आएगा तो आपको समझाएंगे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट क्या होता है, अभी बहुत समय लग जाएगा, है ना। जिसने भारत में उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, ऐसे कई ऐसे अप्रत्यक्ष कर थे जिनको समाप्त करके केवल एक कर लगा दिया, उसको हम जीएसटी कहते हैं और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लगाया गया था। चलिए 10 नंबर देखिए, रोलिंग प्लान अनवरत योजना किस सरकार के द्वारा पेश की गई थी? ये अनवरत योजना रोलिंग प्लान जो है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की नई नई सरकार बनी जनता पार्टी की, उन्होंने कहा अच्छा इंदिरा गांधी ने क्या चला रखा था, पंचवर्षीय, नहीं चलाएंगे, हम रोलिंग प्लान चलाएंगे। पंचवर्षीय योजना को खत्म करके अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान इन्होंने चला दिया था। एक एक साल की योजना चला दी कि अब तो ज्यादा विकास हो जाएगा, एक एक साल का चला देते हैं, लेकिन उतने ज्यादा फायदेमंद ये नहीं हुआ। देखिए 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा अरे हमारी सरकार बन गई है, पंचवर्षीय योजना खत्म करो, और उसके बाद में 1978 से 1980 के लिए रोलिंग प्लान अनवरत योजना शुरू कर दी। गुन्नार मिडल को इस योजना का जनक माना जाता है। पूछा जाएगा रोलिंग योजना के जनक कौन है, तो गुन्नार मिडल है, ध्यान रखना, ठीक है। बाद में 1980 में इंदिरा गांधी सरकार पुनः आ गई और इसको खत्म कर दिया। बोला अच्छा तुमने हमारी योजना बंद कर दी, अभी बताते हैं। तो इनकी भी योजना बंद करके और छठी पंचवर्षीय योजना चालू कर दी, जो कि अभी तक आपकी 2012 तक पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 2012 के बाद में 2014 में इसको समाप्त करके अपना नीति आयोग बन गया था, ठीक है। उसके बाद में कौन सी योजना चल रही भैया किसी को नहीं पता, केवल दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। सिलेंडर आज इतना महंगा, पेट्रोल आज इतना महंगा, महंगा ही महंगा हो रहा है सब, है ना। अलग इस सिस्टम में क्या किया जाए, कहाँ जा रहा है देश। चलो 11 नंबर देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपका जेल पैरी में पूछा गया। सही आंसर 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। पहली बात स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। एक्ट 1934, स्थापना 1935। स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गया। पहले ये क्या था, प्राइवेट बैंक था, ठीक है। अगला 12 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपका हो जाएगा सीमा शुल्क। सीमा शुल्क क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जिनको हम अपने हाथ से जमा करने जाते हैं, बस ऐसे समझ लो। जैसे हमारा इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स हम जमा करने जाते हैं, ठीक है ना। आय जो अपना इनकम टैक्स आयकर होता है उसको इनकम टैक्स ऑफिस से जमा करने जाते हैं, तो कैसा हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया। निगम कर भी हम खुद जमा करने जाते हैं, डायरेक्ट हो गया। संपत्ति कर जो हमारा वेल्थ टैक्स होता है ये भी खुद जमा करते हैं, डायरेक्ट हो गया। लेकिन जो सीमा शुल्क होता है उसको हम जमा करने नहीं जाते हैं। जैसे भाई पार्ले जी मान लीजिए हमारे यहाँ पार्ले जी नहीं बन रहा है, ठीक है, पार्ले जी बन रहा है अहमदाबाद में। अब अहमदाबाद में यूपी आया, यूपी से एमपी आया, तो ये जो डबल टैक्स लगा है ना सीमा शुल्क, तो पार्ले जी वहां पर 3 रुपए का बना था, 1 रुपए का टैक्स ये लग गया, 1 रुपए का टैक्स ये लग गया और हमको 5 रुपए में मिल रहा है। तो क्या हम खुद जाकर के सीमा शुल्क जमा कर रहे हैं? हर सीमा पर जमा कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं भाई, हम तो 5 रुपए दे रहे हैं, तुम कैसे शुल्क को मैनेज कर रहे हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो जब हम खुद नहीं जमा करते हैं, यानी बाकी जो कंपनियां जमा करती हैं हमारे द्वारा दिए गए टैक्स को, तब हम उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, अप्रत्यक्ष शुल्क कहते हैं। और जिसको हम खुद अपने हाथ से जमा करने जाते हैं, जिसके उदाहरण ये 3 हो जाएंगे, उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर हमने डिटेल सॉल्यूशन लिख दिया है, आप अच्छे से देख लेना। चलिए 13 नंबर पर देखते हैं। 13 नंबर क्या है? 13 नंबर प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का संबंध किस अर्थव्यवस्था के सूचकांक से है? ये रहे 4 ऑप्शन, आइए देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय।
जो आपकी राष्ट्रीय आय जीडीपी है, नेशनल इनकम जीडीपी है, इससे संबंधित है हिंदू राष्ट्रीय आय। क्या है, आइए देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1978 में किया था। सन 1950 से 1980 के दशक के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी की धीमी वृद्धि दर लगभग 3.5% थी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। ये मत समझना कि इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना है। हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। आगे बढ़े, 14 नंबर देखिए। आप थोड़ा स्पीड को तेज करें, है ना। गरीबी रेखा के मापन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो गरीबी रेखा के मापन के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। सर याद कैसे रखेंगे, उल्टा हो जाएगा भाई। सचिन तेंदुलकर बहुत ज्यादा अमीर है तो अमीर लोग ही तो गरीबी का आंकलन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पहले ऐसे ही होता था, अमीर लोग ही गरीबी का आंकलन करते थे, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, सचिन तेंदुलकर बहुत ज्यादा अमीर है तो गरीबी का आंकलन करेंगे। तो तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के मापन से संबंधित है। आगे बढ़े, 2005 में ये बनी थी, 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, ठीक है। इसके अलावा जो रंगराजन समिति 2012 वाली और लकड़ावाला समिति जो है, इसका भी संबंध गरीबी मापन से ही है, ठीक है। तो 3 समितियां हैं जो गरीबी मापन से हैं। एक तो रंगराजन हो गई, ठीक है, और एक आपकी लकड़ावाला समिति होगी। लकड़ावाला से ऐसे कर सकते हैं, जो भैया कोई लकड़हारा है, लकड़हारा जाकर के लकड़ी काट रहा है, यानी वो गरीब है, तो गरीबी रेखा का उससे संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसका जो है उदाहरण ले सकते हैं। चलिए 15 नंबर देखिए, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये इसका एसडीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा। किससे संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से संबंधित है। अच्छा कैसे संबंधित सर, वो तो बता दो, बता देते हैं। विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा 1969 में बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। एसडीआर का मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेमबेनगी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड की एक टोकरी पर आधारित है। देखो मेन सिस्टम क्या है, जैसे कि अगर आपको कहीं पर व्यापार करना है, ठीक है, आपको कहीं पर व्यापार करना है, अब अपने देश का रुपया थोड़ी कहीं पर चलेगा, या तो डॉलर चलेगा। इन 5 मुद्राओं में आप व्यापार कर सकते हैं। इसी 5 मुद्रा को अगर आप आईएमएफ से लेते हैं तो हम उसको एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। और इसमें ये 5 मुद्राओं में आपको जो है ऋण मिलेगा, फिर इनसे आप अपने पैसे में या रुपए में या फिर जो दूसरे देश की मुद्राएं हैं उनमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 5 मुद्राओं के नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं, हो सकता है इनमें से पूछ लें, इनमें से कौन सी एसडीआर मुद्रा है या कौन सी एसडीआर मुद्रा नहीं है, तो 5 का नाम ध्यान रखना। आगे बढ़े, 16 नंबर सेबी। सेबी का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेबी? तो सेबी की बात करें तो ये हमारे शेयर बाजार, पूंजी बाजार का विनियमन करती है। कहते हैं भाई शेयर मार्केट आज इतना उठ गया, शेयर मार्केट आज इतना गिर गया। कुछ लोग मोबाइल में घुसे रहते हैं, शेयर मार्केट बड़े भैया कुछ काम धाम कर लो, ठीक है ना। शेयर मार्केट तो बहुत ऊंचे लोगों का खेल है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास में पैसा है अच्छा खासा तो ही शेयर मार्केट में जाना, नहीं तो तुम पता चला 100 रुपए लगा रहे हैं, ऐसे देखा उन्हें 100 रुपए लगा रहे हैं, ठीक है। शाम को 105 रुपए मिल गया, अरे बड़ी खुशी हो रही है, अरे कितना टाइम चला गया 105 रुपए कमाने में। तुम्हें 5 रुपए के फायदे में अगर कहीं पर दिहाड़ी कर लेते तो 400 रुपए मिल जाते, ठीक है ना। तो लेकिन अगर तुम्हारे बहुत अच्छा पैसा है, 25-60 लाख रुपए है, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर उसमें से तुम दिन भर में मान लो 2 लाख 2.5 लाख कमा ले रहे हो, तो ये अच्छी बात है, ठीक है ना। वो 5-10 रुपए के लिए काहे इतना मेहनत कर रहे हो। पहले ड्रीम 11 चलता था, उसमें 2000 रुपए जीत गए, अरे भैया अरे माला वाला पहना दी, 2000 जीत गए। चलो, तो सेबी क्या करता है? शेयर बाजार का नियमन करता है, ठीक है मेरे भाई। स्थापना 1988 में हुई थी, 1992 में इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। चले आगे बढ़े, देखिए अगला है अर्थशास्त्र में गिनी गुणांक। गिनी गुणांक का उपयोग क्या मापने के लिए किया था? इंपोर्टेंट है, डिप्टी जेलर में आगे पूछा जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आय की असमानता, किसको कितनी आय मिल रही। वर्तमान में क्या हो रहा है? गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, तो ये आय की असमानता होती है। इसी असमानता को दर्शाने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 0 से 1 के बीच में जो है इसका पूरा मान होता है भाई, 0.0 0.0 ऐसे करके होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। जबकि 1 जो है पूर्ण असमानता को दर्शाती है, 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है। बस इसमें इतना ही आपको समझना है। 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अच्छा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ा चुके हैं, समझिए। प्राथमिक क्षेत्र होता है जहां पर हमको कच्चा माल मिलता है, स्पेशली आपका कृषि हो जाएगा, खनन हो जाएगा, मछली उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। ये कच्चे माल जहां से हमको मिलते हैं वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सर दूसरा क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? तो इन कच्चे माल को जहां पर हम खाने की चीजों के रूप में बदलते हैं, उत्पादन के रूप में बदलते हैं, वहां पर हम द्वितीयक क्षेत्र का नाम लेते हैं। जैसे कि यहां से कच्चा माल मिला, हमको कच्चा कोयला मिल गया, कोयले को हमने जो है कच्चा लोहा मिल गया, लोहे को हमने उत्पाद में बदल दिया, तो जो उद्योग वाले क्षेत्र हो जाते हैं ना, उद्योग वाले क्षेत्र वो अपने द्वितीयक क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है।
अब पार्ले जी का एग्जाम्पल ले लो, अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर कृषि से आटा वाटा उत्पादित कर लिया, गेहूं वेहूं, ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र आ गया। पार्ले जी बनाना है हमको फाइनल। उसके बाद में उसका जो माल है वो हमने पहुंचा दिया सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि द्वितीयक में। यहाँ पर पार्ले जी बढ़िया से तुम्हारा एक कारखाने में बनकर के तैयार हो गए। तो कारखाना क्या हो जाएगा, कारखाना आपका द्वितीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। फिर वही पार्ले जी जब आप किसी होटल पर जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट पर जा रहे हैं, तो आप वो जो पार्ले जी खा रहे हैं ना, यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, बीमा कंपनियां, ये सारी सारी क्या हो जाएंगी, तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, सेवा क्षेत्र कहेंगे, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। सर्विस सेक्टर का अर्थ है जो हमारी सर्विस कर रहा है, जैसे कि होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, निगम आपका जो है बीमा कंपनियां हो गई, ये हमको सुविधा प्रदान कर रही हैं, थिएटर हो गए, ठीक है ना। तो तीनों चीजें समझ में आ गई, तीनों बातें समझ में आ गई। तो जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है वो कहां पर आ जाएगा, आप खुद देख लो आप, खनन और उत्खनन, ठीक है, माइनिंग जो होता है, जहां से कच्चा माल प्राप्त होता है, यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा कृषि जो है वो भी अपना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये पूरा डिटेल है, वही हमने जो आपको ऊपर बताया है वही यहां पर दिया गया है, समझ लेना। 19 नंबर देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति नीति जो है एलपीजी रिफॉर्म, ये किस वर्ष लागू की गई थी? सही आंसर 1991। 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री जो थी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज आप जो गुची के पर्स ले रहे हो, पूमा के जूता पहन रहे हो, नाइकी के शूज पहन रहे हो, ये ना मिलता तुमको मेरे भाई। 1991 से पहले केवल एक चलता था, बाटा, ठीक है, वही बाटा चलता था भारत में। ना तो भारत में कोई विदेशी कंपनी आ सकती थी, ना भारत की कोई कंपनी विदेशों में जा सकती थी, तो वही बाटा ही बाटा चल रहा था। जैसे 1991 में एलपीजी पॉलिसी लागू हुई, वैसे ही बाहर की कंपनियों ने भारत में आना स्टार्ट किया, भारत की कंपनियों ने बाहर जाना शुरू किया। तो आज हम जो गुची, नाइकी, विभिन्न प्रकार के ब्रांड्स का यूज कर रहे हैं, ब्रांड को पहन रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, 1991 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा उदारीकरण यानी कि लिबराइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ये आपका एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है जेल पेरी के एग्जाम में। समझ गए एलपीजी क्यों जरूरी था? एलपीजी अगर नहीं होता तो आज वही बाटा के जूता अपन जो है टक 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 कर रहे होते, ठीक है ना, काले काले वही बाटे के जूता चारों तरफ देखने को मिलते हैं अपन को। अगला, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के दौरान किसे सबसे अधिक लाभ होता है? जब मुद्रास्फीति होती है तो किसको लाभ होता है बताइए? मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई। महंगाई अगर बढ़ेगी तो किसको लाभ होगा? ये आगे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछे जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा देनदार को, यानी कि जो ऋण लेने वाला है। भाई ऋण लेने वाला, जैसे कि मान लीजिए आज हमने तुमसे उधार ले लिया, कितना? 100 रुपए, ठीक है। आज 100 रुपए में आपको मान लीजिए 20 पैकेट क्या मिल रहे हैं? पार्ले जी मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि महंगाई बढ़ गई, ठीक है। हमने तुमसे ये कहा था कि हम तुमको 1 साल बाद लौटा देंगे। कब लौटा देंगे? 1 साल बाद तुमको हम लौटा देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई। अब ये जो 20 पैकेट पार्ले जी मिल रहे थे ना 100 रुपए में, अब 100 रुपए में तुमको केवल 15 पैकेट पार्ले जी मिल रहे हैं। तो फायदा इसमें किसको हुआ? फायदा मेरे भाई इसको हुआ ना जिसने तुमसे 1 साल पहले पैसा लिया था। भाई उसने ये कहा था कि हम तुमको 1 साल बाद लौटाएंगे और पूरे 100 रुपए लौटाएंगे। अब उस 100 रुपए की कीमत गिर चुकी है ना मेरे भाई, महंगाई बढ़ चुकी है ना। पहले 20 पैकेट मिल रहे थे, 15 पैकेट मिल रहे हैं। तो घाटा किसको होता है महंगाई बढ़ने से? घाटा होता है जो देनदार होता है। देनदार का मतलब होता है जिसने पैसे को उधार दिया है। और फायदा किसको होता है? फायदा उसको होता है जिसने पैसे को उधार लिया, यानी कि ऋण लेने वाले को, ठीक है ना। तो ऋण देने वाले को हम लेनदार कहते हैं। लेनदार क्यों कहते हैं? कि भाई उसको बाद में ऋण लेना है, उससे वापस लेना है, तो उसको हम लेनदार कहते हैं, ठीक है। एंड इसको इंग्लिश में क्रेडिटर कहते हैं, फिर लेंडर कहते हैं। तो इसको क्या होता है? इसको नुकसान हो जाता है भाई, हाँ। और फायदा किसको होता है? जिसने इससे उधार लिया था, यानी कि जिसको लौटाना है, जिसको देनदार कहते हैं हम। जिसको लौटाना है उसको देनदार कहते हैं, जिसको डिबेटर कहते हैं, बोरोवर कहते हैं। जिसने उधार लिया है उसको फायदा हो जाता है। भैया पहले 20 पैकेट हमने खा लिए पार्ले जी, अब 15 पैकेट ही मिल रहे हैं हमको तो फायदा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। बाकी ये पूरी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगी, तो इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल भाषा में हमने आपको समझा दिया है। बाकी पढ़ना चाहें तो आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। 21 नंबर देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है मेरे भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं। और पूरे विश्व की अगर हम बात करेंगे तो पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं हरित क्रांति का जनक। तो जो भी आपसे पूछा जाए वो आपको बता देना है। तो देखो 1960 के दशक में, वही 1962 वही चीन युद्ध जब हो गया था ना, तो 1966 से 67 में हुई इसकी जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भाई जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया तो इन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिकवरी इसकी कैसे होगी। तो हरित क्रांति की शुरुआत हमने की, 66 से 67 में इसकी शुरुआत हुई, जिसका श्रेय प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को जाता है। इसके तहत उच्च उपज वाले बीज, जिसे हम HYV कहते हैं, इसका प्रयोग किया गया, जिससे विशेष करके गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, ठीक है।
और इसको हरित क्रांति का जनक वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। तो गेहूं चावल में तो वृद्धि हुई थी, लेकिन जो मोटे अनाज होते हैं जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, दाल हो गया, इनमें कमी आई थी, क्योंकि लोग फिर गेहूं और चावल का उत्पादन करने लगे थे। उस टाइम पर ये चीजें जरूरी भी थी, क्योंकि गेहूं और चावल ही सबसे ज्यादा बेसिक था उस टाइम पर, है ना। कोई ज्वार बाजरा इतना नहीं खाता था, मतलब खाते तो थे, पहले यही खाते थे, लेकिन गेहूं का जब उत्पादन होने लगा तो लोगों को गेहूं के प्रति ज्यादा वो हो गया भाई। अब गेहूं गेहूं का अलग ही सिस्टम होता है भाई, उसकी रोटी भी अच्छी लगती थी, है ना। तो फिर गेहूं और जो चावल है इसका उत्पादन हाई लेवल पर होने लगा। इसके उत्पादन से जो मोटे अनाज थे उनका उत्पादन कम होने लगा था। तो पूछ सकते हैं किस पर बुरा असर पड़ा, तो मोटे अनाजों पर बुरा असर पड़ा था। ठीक है, अगला अगला नगद आरक्षी अनुपात, CRR से क्या तात्पर्य है। चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा बैंकों द्वारा अपने पास रखा जाने वाला जो नगद हिस्सा होता है। आइए इसको डिटेल में आपको समझाते हैं। इसको हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। देखिए, इसको नगद आरक्षी अनुपात या फिर कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। किसी भी वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि NDTL का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे नगद रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास में रखना अनिवार्य होता है। जब RBI को बाजार में नगदी तरलता जो है कम करनी होती है, तो CRR बढ़ा देता है। इस नगद राशि पर बैंकों को RBI से कोई ब्याज, अब सुनो, ये तो हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, तुमको सीधे भाषा में समझाते हैं। CRR क्या होता है और NDTL क्या होता है। NDTL होता है कि भाई हमने एक दिन में कितना कमाया है। मान लीजिए आज पूरे दिन में हमने 100 रुपए कमाए हैं, तो CRR अगर 4% चल रहा है तो 4 रुपए जो है ना तुमको RBI को देने पड़ेंगे। ठीक है, यही होता है कि दिन भर में आपने जितना कमाया है, टोटल जितना कमाया है, उसका कुछ प्रतिशत RBI को देना पड़ता है। RBI इसको अपने पास में रखता है कि तुमको जब कभी आगे जरूरत पड़ जाए, मान लो तुम दिवालिया हो गए, पैसे तुम्हारे पास खत्म हो गए, तो आज जो हम तुमसे 4 रुपए ले रहे हैं ना, ये हम इकट्ठा करके तुम्हारे नाम पे रख रहे हैं, तो कल जब तुमको जरूरत होगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये एक तरह से मदद करने के लिए पूरे दिन भर की आय पर जो टैक्स लगता है, जो RBI लेता है, उसी को हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। बस इतना सिंपल भाषा में आप समझ लो, बहुत ज्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जब इसको मान लो पैसा कम करना है, कहां पर कि भाई मार्केट में पैसा कम पहुंचना चाहिए, तो अभी तक क्या था, 100 रुपए RBI मतलब 100 रुपए SBI कमा रहा था, 4 रुपए ये ले रहा था, तो बाकी बचे जो 96 रुपए, इन 96 रुपए को क्या बाजार में जो है उधार दे दिया जा रहा था। ठीक है ना। तो कभी किसी ने पैसा भेजा है नोट्स के लिए 149 रुपए, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अब जो भेजेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम क्लास करा रहे हैं, अब क्लास के बीच में उठकर तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन लोग एकदम भड़बड़ा जाते हैं, अरे ओ भैया पैसा भेज दिया, नोट्स नहीं आए, पता नहीं क्या हो गया, फ्रॉड तो नहीं हो गया। तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो मेरे भाई, है ना। चलो, क्या समझा रहे थे हम कि आज SBI ने 100 रुपए कमाए मेरे भाई। ठीक है ना, 100 रुपए कमाए और 4 रुपए उसने RBI को दे दिए, बचे कितने, 96 रुपए। ये 96 रुपए वो क्या करेगा, बाजार में पहुंचा देगा, यानी कि लोगों को उधार दे देगा। तो यहां पर ये 96 रुपए बाजार में पहुंच गए। अब क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, यानी कि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा हो गया है। अब RBI क्या करेगा, RBI क्या, सुनो एक बात है, तुमसे अभी तक हम 4 रुपए ले रहे थे ना, बाजार में महंगाई बढ़ गई मेरे भाई, अब तुमसे हम 10 रुपए लेंगे। ठीक है ना, यानी तुम दिन भर में 100 रुपए कमाओगे तो तुम 10 रुपए हमको दोगे। तो जब ये 10 रुपए RBI को दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा, 90 रुपए बचेगा। तो अब ये 90 रुपए ही कहां पर भेज पाएगा, मार्केट में भेज पाएगा, यानी कि मार्केट में कम पैसा जाएगा तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। भाई पैसा ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास तो महंगाई कहां से बढ़ेगी। देखो महंगाई कैसे बढ़ती है बताया था ना आपको, चलो पूरे ही समझा देते हैं, शुरू से ही समझाते हैं महंगाई कैसे बढ़ती है। मान लो ये पार्ले जी का पैकेट है, ठीक है, तुम्हारे पास में खूब पैसा है, ठीक है, तुम्हारे पास में 100 रुपए है, एक बंदा आ गया उसके पास में 500 रुपए है, ठीक है, खूब बढ़िया पैसा तुम्हारे पास, पार्ले जी 5 रुपए का है, ठीक है, तुमने कहा लाओ पार्ले जी दो, दुकानदार ने कहा भाई साहब 5 रुपए का है, सामने वाला कह रहा नहीं भैया एक ही पार्ले जी बचा, ये मानो, ठीक है, कहा कि हम तुम्हें 10 रुपए देंगे, 10 रुपए देंगे, ये पार्ले जी हमको दो, तुमको अच्छा 10 रुपए दे रहा हो, हम भाई साहब तुमको 20 रुपए दे रहे हैं, पार्ले जी हमको दो, ये कहेगा हम तुमको 30 रुपए दे रहे हैं। तो एक पार्ले जी जो 5 रुपए का था उसकी रेट कहां पहुंच गई, 30 रुपए पर पहुंच गई, यानी कि उसकी रेट बढ़ गई। इसी तरह से अन्य चीजों को अगर कंट्रोल मतलब इसमें ऐड कर लेंगे तो आप समझ जाओगे कि महंगाई किस वजह से बढ़ रही, क्योंकि हमारे पास में पैसा है। अब इसके पास में अगर 20 रुपए होते तो ये कहता भैया 5 रुपए में दे दो, दे देगा। ये कहता कि 10 रुपए में, कहेगा भैया तुम 10 रुपए में ले जाओ, हम पे नहीं है इतने पैसे कि हम तुम्हें जो है 10 रुपए खरीदेंगे 5 की चीज को, तो वहां से महंगाई कंट्रोल हो जाती है। तो जब मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा तो महंगाई कहां से बढ़ेगी, और पैसा आता कहां से है, वही SBI उधार दे रही है, तभी तो पैसा इसमें आ रहा है, तो उसको RBI कंट्रोल कर लेता है। RBI कहता है कि अब तुम 10 रुपए हमको दो, जब SBI के पास में 90 रुपए बचेंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा तो लोगों के पास में पैसा कम पहुंचेगा, लोगों के पास में पैसा कम पहुंचेगा तो वही पार्ले जी वो 5 रुपए में ही खरीदेंगे, 10 रुपए देने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। तो यहां पर जो मार्केट की महंगाई है वो कंट्रोल हो जाती है। आगे बात समझ में पसंद आ गया तो लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसी को हम महंगाई कंट्रोल करते हैं और इस तरह से RBI जो है वो महंगाई को यहां पर कंट्रोल करता है ना। चलिए 23 नंबर पर चलते हैं। भाई बार बार फोन कर रहा है, जिसने पैसा भेजा है उसको भेज ही देते हैं, नहीं तो फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, है ना। 1 मिनट रुक जाओ। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की अवधि क्या थी, कब से कब तक योजना आयोग चला था, तो 66 से 69 तक चला था। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, है ना, नहीं 150 प्रश्न बहुत टाइम लग जाएगा, हम तो समझाने लगते हैं एकदम डूब जाते हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना आप, है ना।
चलो, तो जो अवकाश का टाइम था वो कब से था? 66 से 69 तक। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग आपको देखने को मिल जाएगा। अगला, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फैक्ट वाला प्रश्न है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये पूरा देख सकते हैं। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा कौन होगा? अपने आप जो जो भी पीएम होगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा, वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, पहले इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष नीति आयोग के नरेंद्र मोदी जी थे। और योजना आयोग जो 1950 में शुरू हुआ था, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? तो अरविंद पनगड़िया थे। जो कल प्रश्न पूछा गया है डिप्टी जेलर में कि वर्तमान में जो है 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया बने हैं, जो पहले नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है ना, तो ये प्रश्न कल पूछा गया है। अगला, खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये किसका हिस्सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मौद्रिक नीति का हिस्सा है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का होता है अर्थ होता है जहां पर जो है ओएमओ, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके तहत आरबीआई बाजार में नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करता है। ठीक है, मुद्रास्फीति के समय आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचता है ताकि बाजार से पैसा सोखा जा सके। क्या आरबीआई क्या करता है? ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में क्या होता है? आरबीआई कुछ प्रतिभूतियों मतलब कि कुछ ट्रेजरी होती हैं जिनको बाजार में उतार देता है कि भाई इसको तुम खरीद लो, इसको तुम खरीदोगे तुमको हम जो है ब्याज देंगे। जब ब्याज तुम्हारे पास ज़्यादा हो जाए, यानी कि जब तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा हो जाए या पैसा तुम पर कम हो जाए, तुमको पैसे की आवश्यकता हो, तो ये तुम हमारे पास लेकर के आ जाना, हम तुमको पैसा दे देंगे। ठीक है, इसका काम, इसको हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट कहते हैं, जहाँ पर प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है। नंबर 27 देखते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी के द्वारा एमएसपी की सिफारिश की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे कह दिए भैया 2200 रुपए कुंटल ही गेहूं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, ऊपर कितना भी जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? मिनिमम प्राइस कहते हैं, इसे हम एमएसपी कहते हैं। अगला, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये दिया गया था। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना है ना, जो समझाने वाला जो होगा उसको हम अच्छे से समझा देंगे। ये फैक्ट वाला प्रश्न है, तो ये पढ़ लेना। ये प्रश्न पूछा गया अभी जेल पैरी में, ठीक है ना, शायद 6 तारीख को पूछा गया, 6 को फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछा था। नीली क्रांति का संबंध ये भी पूछा गया, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य या फिर मछली उत्पादन से है। 1985 और 1990 के दौरान ये शुरू की गई थी और डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन ने भारत में नीली क्रांति को शुरू किया था। ठीक है, फिलहाल यही पूछा गया था जेल पैरी में कि इसका संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है कि भाई मुद्रा किस तरह से भारत में मुद्रा चलेगी, यानी कितने रुपए की करेंसी चलेगी, कितने का क्या प्राइस है, ये पूरा किस पर डिपेंड करता है? ग्रेसम के नियम पर डिपेंड करता है। और इन्होंने कहा था, ये वक्तव्य पूछा गया था अभी कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। किसके द्वारा कहा गया था? तो ग्रेसम महोदय के द्वारा कहा गया था। ये एग्जैक्ट यही प्रश्न जो है ये पूछा गया था आपके फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है, तो ये ग्रेसम के नियम से संबंधित है। अगला, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो कि आखिरी थी आपकी। इसका उद्देश्य था तीव्र, अधिक और समावेशी और सतत विकास, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़े, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी परिषद। भाई ए का मतलब क्या है? जो चीजें बाद में जोड़ी जाती हैं उनमें एबीसीडी लगा रहता है। ठीक है ना, तो भाई 101 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो एबीसीडी तो लगना कन्फर्म है। तो 279 ए के तहत जो है जीएसटी परिषद को, जीएसटी काउंसिल को जोड़ा गया था 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पूंजीवादी बताया ना, सारी चीजें क्या होती हैं? प्राइवेट होती है, उसको पूंजीवादी कहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसीलिए अमेरिका जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में आज इस पर टैक्स बढ़ा दिया, आज उस पर टैक्स बढ़ा दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, इसमें लगा रहता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का काम चलता है। आगे बढ़ते हैं, 35 है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? तो मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। देखो मूल्य ह्रास क्या होता है? मान लीजिए ये कोई मशीन है, ठीक है, ये मशीन लगातार काम कर रही है, ठीक है ना, जब तुमने इसको खरीदा था तो तुमने 2500 रुपए का खरीदा था, लेकिन आज जब इसको बेचोगे तो क्या ये 2500 की जाएगी? नहीं जाएगी। तो कितने की जाएगी? 2000 की जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इतने दिन से जो ये काम कर रही थी तो कुछ ना कुछ घिसावट हुई होगी ना, यानी इसके मूल्य में कमी हुई होगी ना, उसी को हम मूल्य ह्रास कहते हैं। तो जब एनएनपी जो होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि भारत ने मान लीजिए पूरे साल में 100 रुपए कमाए हैं, इसमें से मूल्य ह्रास को घटा दें, यानी कि मजदूरी को घटा दें, मान लीजिए 10 रुपए जो है उसने टैक्स वगैरह या फिर किसी को देने में या फिर कहीं जो उधार ले रखे उसमें निकाल दिए, तो जो लास्ट में बचा, जिसे हम जीएनपी कहते हैं, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, इसी को हम जीएनपी कहते हैं। यानी मूल्य ह्रास को जब एनएनपी में से घटा दिया जाए तो जीएनपी निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो सूत्र हो जाएगा एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, यानी कि जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास क्या होता है? समझा दिया।
टूट फूट रख रखाव पर जो खर्चा हुआ उसको मूल्यह्रास कहते हैं। 36 है, भारत में 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? फैक्ट वाला प्रश्न है। 1969 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, और फिर 1980 में आकर के 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनके द्वारा कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयकरण का मतलब है सरकारी कर देना। अगला है भारत निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा 1982 में भारतीय एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी, आयात निर्यात बैंक की। 1982 एक्ट 1981 का था। मुख्यालय मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर, फिलिप्स वक्र किन दो कारकों के बीच में संबंध दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, इनके बीच में संबंध दर्शाने का काम कौन करता है? फिलिप्स वक्र करता है। और इसको किसने दिया था? अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, यानी कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच में विपरीत संबंध होता है, ऐसा इनका कहना है कि महंगाई अगर बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी और बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो महंगाई कम होगी, यानी उल्टा संबंध इनका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास को किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी गई थी। 1992 से 97 में ये चली थी। इस पर मानव के रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया गया था। ठीक है, और जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह आधारित थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। उसमें केवल ये पूछते हैं मानव विकास किससे संबंधित है? 8वीं पंचवर्षीय से। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिएट, इसको कैसे निकालते हैं? बताइए कैसे निकालेंगे प्राथमिक घाटा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटे में से जो ब्याज भुगतान हमने कर दिया है इसको निकाल दो। जैसे कि हमको राजकोषीय घाटा हुआ है मान लीजिए 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का हमने किसी से उधार दे रखा था किसी को, मतलब ब्याज पर। ठीक है, तो वो जो ब्याज हमने 4% 5% का दे रखा था, उस ब्याज को अगर इसमें से निकाल दोगे तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल करके आ जाएगा। यानी कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज को माइनस करने के बाद में प्राथमिक घाटा निकल करके आता है। तो प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अगला, लॉफर वक्र क्या दर्शाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कर की दर और कर राजस्व को दर्शाने का काम लॉफर वक्र मतलब करता है। तो ये टैक्स से संबंधित है लॉफर वक्र, बस इतना आपको ध्यान रखना है। 42 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि पीएसयू में सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचने को क्या कहा जाता है? पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे कि सरकारी बैंक हो गई, आरबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो इसमें अगर जो सरकार है ये अपनी हिस्सेदारी बेच दे तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको विनिवेश कहते हैं। क्या कहेंगे? विनिवेश कहते हैं। भाई अपनी देखो, अगर निवेश कर रही है यानी कि मान लीजिए कोई बैंक में 100 रुपए लगे हैं, ठीक है, सरकार ने इसमें कितने लगाए हैं? 51 रुपए लगाए हैं। ठीक है, और बाकी लोगों ने अपने अलग अलग पैसे लगाए हैं। लेकिन अगर यही पैसे सरकार जो है वो वापस किसी दूसरे को बेच दे तो अभी तो निवेश किया था, अब बेच दिया यानी कि विनिवेश कर दिया। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? विनिवेश कहते हैं। चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल में समझा दिया है। 43 देख लीजिए, भारत में विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम किस वर्ष संसद के द्वारा पारित किया गया? तो 2005 में यह अधिनियम पारित किया गया था और 2006 से ये पूरी तरह से लागू हो गया था। अच्छा, एसईजेड क्या होता है? तो ऐसी जगह जहां पर किसी स्पेशल चीज का निर्माण होता है, जैसे मध्य प्रदेश का पीथमपुरा, भारत का डेट्रॉइट इसको कहते हैं। तो पीथमपुरा में ज्यादा उद्योग आपको किसके? कार के देखने को मिल जाएंगे। कार और ऑटोमोबाइल की चीजें आपको पीथमपुरा में देखने को मिल जाएंगी। तो पीथमपुरा का एसईजेड कौन सा है? तो पीथमपुरा जो है ऑटोमोबाइल क्षेत्र का एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, 44 पर चलते हैं। 44 है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको मानते हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया है, परसों ही पूछा था शायद सेकंड शिफ्ट में कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो भी दुग्ध क्रांति से संबंधित है। 1970 में इसको शुरू किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 45 देखते हैं। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किसके करके इसका नाम क्या कर दिया? तो इसका नाम जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसको बदल करके क्या कर दिया? भारतीय स्टेट बैंक कर दिया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक बनाया। ठीक है, फिर क्या हुआ? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। जब इसको सरकारी कर दिया तब इसका नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई कर दिया था। ठीक है, अगला 46 देखिए, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? वर्तमान में 16वां चल रहा है। सर 16वें के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें के हैं अरविंद पनगरिया। अच्छा, इससे पहले कौन सा था? सर इससे पहले 15वां था। सर 15वें के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें के अध्यक्ष NK सिंह थे। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, और पहले के केसी नियोगी थे जो 1952 से 1957 तक चला था। आगे बढ़े, अगला देखिए 47, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 11वीं का लक्ष्य था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। थोड़ा स्पीड तेज करते हैं भैया, 50 पर नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है ना, थोड़ा समझाने में ज्यादा टाइम लग गया आज।
चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में गिल्ट एज्ड बाजार का क्या अर्थ होता है? तो गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ होता है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, जहाँ पर सरकारी ट्रेजरियाँ, सरकारी जो आपके वो होते हैं कागज़ात होते हैं, उनको बेचा-खरीदा जाता है। अगला, संरचनात्मक बेरोज़गारी का मुख्य रूप किसके कारण उत्पन्न होती है? संरचनात्मक बेरोज़गारी क्यों उत्पन्न होती है? सही आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन या तकनीकी परिवर्तन की वजह से। जैसे उदाहरण लीजिए, संरचनात्मक बेरोज़गारी किसको कहेंगे? पहले आप लोग पीसीओ देखे होंगे, पीसीओ अपने टाइम पर तो होता था ना, ऐसा तो नहीं बिल्कुल। अच्छा, इसमें जेन ज़ी कौन है? जेन ज़ी 2000 के बाद में पैदा होने वाला है। तो 2000 के बाद में जो पैदा हुआ होगा उसने कभी पीसीओ नहीं देखा होगा। पीसीओ क्या होते थे? पीसीओ टेलीफ़ोन हुआ करते थे, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता था, ऐसे डब्बा लगा रहता था और तुम लोग उस पर बात करते थे, फिर बात करने पर जो बिल आता था वो बिल तुमको जमा करना पड़ता था, देना पड़ता था, ठीक है ना? किसको? दुकानदार को। तो ये पीसीओ था। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ। अब क्या है, अब मोबाइल आ गया। मोबाइल आने से ये जो पीसीओ वाले लोग थे, ये बेरोज़गार हो गए। तो ये क्या है, पुरानी मतलब टेक्नोलॉजी का नई टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने की वजह से जो ये पीसीओ वाले बेरोज़गार हो गए थे, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को संरचनात्मक बेरोज़गारी कहते हैं। जब हमारी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, यानी पीसीओ अब मोबाइल बन गया है, तो अब मोबाइल के बारे में पीसीओ वालों को कुछ नहीं पता था, तब हम इसको संरचनात्मक बेरोज़गारी कहते हैं। लेकिन जो इसके अनुसार ढल जाता है, वही पीसीओ वाले अब क्या करते हैं? मोबाइल का रिचार्ज करने लगे हैं और जो है पहले वो कागज़ वाला जो आता था रिचार्ज कूपन, वो बेचने लगे थे। तो धीरे-धीरे परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन जो परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, वो संरचनात्मक बेरोज़गारी का शिकार हो जाते हैं और जो परिवर्तित हो जाते हैं समय के साथ में, वो जो है इसमें ढल जाते हैं और अपना काम चलता रहता है। ठीक है ना? तो इसी हिसाब से हमने भी किया है। पहले जो आपकी एजुकेटी एग्ज़ाम करवाती थी, उसका लेवल कुछ और रहता था, वो मैथ हाई लेवल का पूछते थे। अब जो एजुकेटी का पढ़ रहे होंगे, वो भैया मैथ हाई लेवल का ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना? और जो है हिंदी हाई लेवल की पढ़ रहे होंगे, हिंदी सिंपल लेवल की पढ़ रहे होंगे, साइंस सिंपल लेवल का पढ़ रहे होंगे। लेकिन जब से एबटेक आया है, उसने अपना पूरा परिवर्तित कर दिया है। मैथ तो सिंपल पूछ रहा है, लेकिन साइंस अच्छे लेवल का पूछ रहा है। तो जो इसके अनुसार ढल गया है, वही सिलेक्शन ले पाएगा। जो पुराने पैटर्न पर तैयारी कर रहा है मेरे भाई, तो वो फिर वही सिस्टम हो जाएगा, 42-43 नंबर आकर के रह जाएँगे, ठीक है ना? तो इसी हिसाब से हमने अपने नोट्स को भी ढाल दिया है। जैसे पैटर्न चेंज हुआ, उसी हिसाब से नोट्स भी बदल गए हैं। ठीक है मेरे भाई? चलिए, अगला, भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन-सा है? तो पहली बार जो भारत में बैंक स्थापित हुआ था, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन-सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, भारतीयों के द्वारा पूर्णतः संचालित कौन-सा था? तो था पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें सारे कर्मचारी भारतीय थे। ठीक है? आगे बढ़ें। 1770 में शुरू किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, 51, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? तो डॉक्टर वी के आर वी राव के द्वारा लगाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 31-32 में जो है वी के आर वी राव के द्वारा इसका जो है वैज्ञानिक और सटीक अनुमान लगाया गया था। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला प्रयास जो दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है ना? तो वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? वी के आर वी राव ने लगाया था। पहली बार पूछे तो कौन? दादा भाई नौरोजी, वैज्ञानिक रूप से वी के आर वी राव। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है? तो स्टैगफ्लेशन का अर्थ है जब मंदी के साथ में मुद्रास्फीति भी आ जाए, यानी कि महंगाई भी रहे और मंदी भी आ जाए, यानी कि महंगाई के साथ-साथ में जब पैसे भी कम हो जाएँ और महंगाई भी रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। वह स्थिति जहाँ आर्थिक विकास दर धीमी, मंद हो जाती है, बेरोज़गारी का स्तर उच्च हो जाता है और साथ ही मुद्रास्फीति भी आती है, महंगाई भी आ जाती है, तब इसको हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं और यह स्थिति बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? ऊपर समझा क्या? पैसा नहीं रहेगा तो काहे की महंगाई, ठीक है ना? चलो, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना आपकी जो है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नाबार्ड क्या है, कैसे है, समझा दिया है आपको। लॉरेंज वक्र 54, ये पूछा गया लॉरेंज वक्र अभी आपके एग्जाम में। लॉरेंज वक्र का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं? तो आय की असमानता को मापने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग करते हैं। 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा इसको दिया गया था। 55, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 की विफलता का मुख्य कारण क्या था? अभी बताया, भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध और भीषण सूखा, ऊपर बताकर आए हैं आपको। अगला, बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो ना तो निर्यात होगा ना ही आयात होगा। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया है अभी। जो लोग फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिए होंगे, अस्पताल साख की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने देखा होगा, है ना? एनालिसिस में भी हमने आपको कराया था। शायद ये 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट में था, ऐसा हमें ध्यान है। एनालिसिस में हमने कराया था, ठीक है? तो कब तक थी? 1991 तक हमारे यहाँ क्लोज इकोनॉमी थी, यानी कि ना तो भारत की कोई कंपनी बाहर जाती थी, ना कोई कंपनी भारत में आती थी। 1991 एलपीजी पॉलिसी लागू करने के बाद में ये बंद अर्थव्यवस्था हमारी ओपन अर्थव्यवस्था में खुल गई। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते 57, भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर वैट को किस राज्य ने लागू किया था? तो हरियाणा ने वैट को लागू किया था 1 अप्रैल 2003 को। अगला, भारतीय लघु उद्योग बैंक यानी कि सिडबी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। भारतीय लघु उद्योग बैंक ये छोटे-छोटे उद्योगों के लिए जो है मतलब आपको ऋण उपलब्ध कराता है। 2 अप्रैल 1990 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई के संवर्धन और वित्त पोषण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय लखनऊ में है। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहते हैं, 61 से 66 तक।
काली मुद्रा यानी ब्लैक मनी का क्या अर्थ है? तो अवैध रूप से अर्जित आय जिस पर कर नहीं चुकाया जाता है उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। अब 2-3 लोग भेज चुके हैं। 1 मिनट रुको, हम इसकी आवाज़ बंद कर देते हैं ना। अच्छा, इसी ब्लैक मुद्रा को हटाने के लिए मोदी जी ने वो नोट वाला सिस्टम चालू किया कि 500 के नोट आज से बंद हो जाएँगे मेरे भाई, ठीक है? तो वहाँ से जो है ये ब्लैक मनी को हटाने के लिए ही ये जो है किया गया था, ठीक है? चलिए, तो अवैध रूप से जिसको छुपा कर रखा गया है, जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता, उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। अगला, मुद्रा अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मुद्रा अवमूल्यन वाला भी प्रश्न आपका आ चुका है और इसको भी हमने जो एनालिसिस में समझाया था आपको। सही आंसर हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहित करना। मुद्रा अवमूल्यन से क्या होगा? निर्यात प्रोत्साहित होता है, ठीक है ना? यानी कि हमारी चीज़ें बाहर जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसको मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। जब सरकार जानबूझकर अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देती है तो उसे मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। 3 बार हो चुका है, ये पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1949 में, 1966 में, 1991 में। अच्छा, इससे होता क्या है? तो हमारे यहाँ का निर्यात बढ़ जाता है। भई अब अपने मान लीजिए $100 है, $1 जो है वो ₹100 के बराबर है, ठीक है ना? अब मोदी सरकार क्या करे या कोई भी सरकार क्या करे कि इस ₹1 की $1 की वैल्यू जो है वो ₹105 कर दे। तो अब जो है ना हमारे यहाँ से जो चीज़ें पहले मान लीजिए 2 किलो चीज़ खरीदी जा रही थी, अब भैया कम पैसे में मिलेगी वो चीज़, तो अब यहाँ से 3 किलो चीज़ें खरीदी जाने लगेंगी। यानी कि निर्यात को बढ़ावा मिलता है मुद्रा अवमूल्यन से। आप बस इतना सा समझ लीजिए। आगे, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1995 में। ये एग्ज़ैक्ट यही प्रश्न जो है यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है, अभी कुछ समय पहले हुआ है, उसमें ये प्रश्न आया था। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। गिफिन वस्तुएँ किस प्रकार की वस्तुएँ होती हैं? तो वे घटिया वस्तुएँ जिनकी कीमत बढ़ने पर माँग भी बढ़ती जाती है। ये भी प्रश्न आपके जेल पैरी में पूछा गया है। यानी कि घटिया वस्तु है, उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, लेकिन डिमांड उसकी बढ़ती चली जा रही है। अब कैसे घटिया कहें? इसका एग्ज़ाम्पल ले लें। मान लीजिए कोई ब्रेड की कंपनी है, ठीक है ना? अब उस ब्रेड की कंपनी घटिया कंपनी है, ठीक है? लेकिन लोगो उसने ऐसा लगा रखा है कि भाई विराट कोहली इसी ब्रेड को खाता है, ठीक है? तो भले ही वो ब्रेड घटिया है, लेकिन उसका लोग खरीदते चले जाएँगे, इस ब्रेड की कीमत बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना? तो गिफिन वस्तुएँ उन वस्तुओं को कहा जाता है कि चीज़ें तो घटिया होती हैं, लेकिन कीमत बढ़ने पर भी उनकी माँग जो है बढ़ती चली जाती है, इसको हम गिफिन वस्तुएँ कहते हैं। आगे बढ़ें। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो सीधे फैक्ट वाला प्रश्न है। 1975 में आरआरबीज़ की स्थापना की गई थी। कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल नाबार्ड करता है, ऊपर बता रखा है आपको। 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई थी। व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड में निम्नलिखित में से केवल किसे शामिल किया जाता है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में दृश्य वस्तुओं या फिर आयात और निर्यात को शामिल करते हैं। जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है, व्यापार संतुलन में। अगला, ट्रिप्स ट्रिप्स और ट्रिम्स समझौते किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित हैं? तो ट्रिप्स और ट्रिम्स ये समझौते विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ से संबंधित हैं। चलिए सरसठ देखते हैं। अर्थशास्त्र में लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कॉस्ट पॉज इन्फ्लेशन का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये होता है उत्पादन में लगातार जो वृद्धि, उत्पादन की लागत में जो वृद्धि होती है उसको लागत प्रेरित मुद्रा कहते हैं। यानी कि जैसे अभी महंगाई बढ़ी है एकदम से, ठीक है ना? जैसे कि क्या माने, जैसे समोसा है, ये समोसा पहले बनता था, एक समोसा बनाने मान लीजिए ₹4 का खर्चा आता था। क्यों? क्योंकि पहले सिलेंडर जो है वो कम पर था, भाई पेट्रोल डीजल कम पर था, आलू वगैरह सस्ती मिल रही थी। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि भाई सिलेंडर बढ़ा, आलू बढ़ी, पेट्रोल डीजल बढ़ा, तो ये समोसा जो ₹4 का मिल रहा था वो आज ₹6 का हो गया है। जैसे कि बहुत सारे हमारे पास एक भाई ने कमेंट किया था कि सर जो है हमारे मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया है, ठीक है ना? और जो है टिफ़िन वाले ने ₹400 बढ़ा दिए हैं, ठीक है? तो ये क्यों बढ़ गया है? क्यों बढ़ा है? क्योंकि चीज़ें पहले जो रॉ मटेरियल था वो सस्ता मिलता था, आज रॉ मटेरियल महँगा हो गया है। तो उत्पादन की लागत में जब वृद्धि होती है तो इस प्रकार की महँगाई को लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। वर्तमान में भारत में लागत प्रेरित मुद्रास्फीति की ही वृद्धि हो रही है, क्योंकि कच्चा माल जो है या जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो महँगा होता चला जा रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट उन वस्तुओं पर पड़ रहा है जिनको हम कंज़्यूम करते हैं। इस वजह से भारत में वर्तमान में लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कॉस्ट पॉज इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर, भारत में राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी ये कौन तैयार करेगा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति जो है तैयार की जाती है, ठीक है? और इसको बनाता कौन है? तो बनाता इसको जब मौद्रिक नीति होती है, 2 है, एक तो राजकोषीय नीति है जिसको वित्त मंत्रालय बनाएगा, एक मौद्रिक नीति होती है ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। 69, अहस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहता सरकार का? तो कौन सी हो जाएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो वो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, अमेरिका वाली। भाई सरकार का कुछ लेना देना नहीं, तुम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाओ, बस तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए, बस हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो इसको हम अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं, लेसेस फेयर इसको हम कहते हैं।
ये फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है उन्हें अकेला छोड़ दो, यानी कि वो भाई अपना व्यापार कर रहा है, उन्हें करने दो, जो प्राइवेट में उनको फायदा हो रहा है होने दो, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसको अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं। अमेरिका इसका फेमस उदाहरण हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी कैलोरी का मानदंड तैयार किया गया। इतनी कैलोरी अगर मिल रही है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। तो 2400 कैलोरी का मानदंड तय किया गया है। कहां पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। वाई के अलग समिति 1979 की सिफारिश पर तय किया गया। अगला, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था, इसका मुख्यालय कहां पर है? शंघाई, चाइना में इसका मुख्यालय है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बार बार फोन कर रहे हैं भाई, जब भी आप पैसा भेजो तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, या फिर देख लो कि सर लास्ट सीन क्या लिखा है, कि लास्ट टाइम ऑनलाइन कब आए थे ना। अब क्लास चल रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है ना। चलिए अगला, मुद्रा इस आपूर्ति की माप M3 व्यापक मुद्रा में क्या क्या शामिल होता है? तो व्यापक मुद्रा की बात करते हैं तो व्यापक मुद्रा में M1 शामिल होता है प्लस डाकघर की बचत जमा, इन दोनों को मिलाकर के M3 का निर्माण होता है। ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब पूरा समझाएं। देखो, मुद्रा आपूर्ति को M1 M2 M3 M4 में मापा जाता है। M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, ब्रॉड मनी कहा जाता है, जिसमें M1 जनता के पास नगद और बैंकों में जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा के साथ साथ बैंकों के पास रखी गई सावधि जमा को भी शामिल कर लिया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? M3 कहेंगे। 73 देखिए, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसको लाया गया था। अगला 74, वैधानिक तरलता अनुपात SLR के रूप में वाणिज्यिक बैंक अपना रिजर्व कहां पर रखते हैं? तो ये अपने पास में, स्वयं के पास में रखते हैं। तो अगर आपसे पूछे SLR कहां पर रखता है, तो SLR जो है वो बैंक अपने पास रखते हैं। अच्छा सर, ये SLR होता क्या है? SLR होता है भाई, आरबीआई बोल देता है कि तुमको इतना पैसा, मान लीजिए तुमने 100 रुपए कमाया है, ठीक है, बैंकों को बोल रहा है, तुमको नहीं बोल रहा है, ठीक है, तुम तो अपना पूरा खर्च करो। तो बैंकों को 100 में से 40 रुपए अपने पास हमेशा रखने होंगे। अगर 40 से कम हुआ तो बैंक जो आरबीआई पेनल्टी लगा देगा। 60 रुपए जो बचे हैं इसको ही तुम जो है बाजार में दे सकते हो, इसी पर तुम लाभ कमा सकते हो, और 60 रुपए में से 4 रुपए तो सीआरआर ले लेगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बहुत कम पैसा बचता है जिसको बैंकें उधार दे सकती हैं। ठीक है। तो ये कड़ा नियम होता है। इसीलिए भारत में अभी तक कभी भी जो आपका आर्टिकल जो आपका 360 है, यानी कि जिसमें वित्तीय आपातकाल जिसको कहते हैं, वो आज तक नहीं लगा है। सॉरी, आर्टिकल 360 ही है क्या? 356 360 ही है शायद, है ना। हाँ, 360 ही है। वो आर्टिकल 360 आज तक नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा। उसका रीजन यही है कि अपने वॉलेट में, स्वयं के पास में इतना पैसा तो बैंकों को रखना पड़ेगा कि कल को अगर महंगाई आती है, कल को अगर पैसा भारत में कम होता है तो ये पैसा यूज में लाया जा सकता है। ठीक है। इसी को हम SLR कहते हैं। चलिए 75, शून्य आधारित बजट जीरो बेस्ड बजटिंग का क्या अर्थ होता है? तो हर बार बजट को शून्य या नए सिरे से तैयार करना, उसको हम जीरो बजट कहते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 का मुख्य नारा क्या था? तो भोजन, काम और उत्पादकता, फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये जो है वो नारा था 7वीं का। हवाला क्या होता है भैया, बताओ? हवाला, 4 ऑप्शन आपके सामने, आपने बहुत हवाला के बारे में सुना होगा। बताइए हवाला क्या होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा विदेशी मुद्रा का अवैध लेन देन या हस्तांतरण। जैसे कि अभी अगर आप मान लीजिए डॉलर में कमा करके भारत भेज रहे हो, है ना, तो आपका जो $1 है वो भारत के मान लीजिए 96 के बराबर है। ठीक है। अब इस पर कुछ टैक्स लगाया जाएगा, है ना, जिसको भारत सरकार लेगी। लेकिन अगर ये बिना टैक्स के पैसा अपने घर पर भेज रहे हो तो इसी प्रक्रिया को हम हवाला कहते हैं। यानी आपने पैसा जमा नहीं किया आरबीआई के पास में या भारत सरकार के पास में, पूरे का पूरा 96 रुपए आपने घर में भेज दिया थोड़ा इधर उधर करके, तो उसको हम हवाला कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डंपिंग का क्या अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के में? अगर हम कहें तो डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो किसी उत्पाद को घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में बहुत कम कीमत पर बेचना ही क्या कहलाता है? डंपिंग कहलाता है। यानी भारत में अगर मान लीजिए 10 रुपए का बिक रहा है, अमेरिका में जाकर के तुमने 6 का बेच दिया, इसको क्या कहेंगे? डंपिंग कहते हैं। अगला, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। जैसे जैसे कि आपका जो है डॉलर हो गया, डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसको हार्ड करेंसी कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कौन कौन सी आ जाएगी इसमें? इसमें अमेरिकी डॉलर आ जाएगा, यूरो आ जाएगा, ब्रिटिश पाउंड आ जाएगा, जापानी येन आ जाएगा। ये हार्ड करेंसी के उदाहरण हो जाएंगे। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उतनी इनकी आपूर्ति नहीं होती है। बैंकरों का बैंक किसको कहते हैं? अंतिम ऋणदाता किसे कहते हैं? तो अपने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक, सभी बैंकों का पापा, इसी को कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला, बुल और बियर, ये शब्द मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? भाई बुल का मतलब तो सर सांड होता है, बियर का मतलब भाड़ू होता है।
तो ये तो किसी जंगल वंगल से संबंधित होंगे। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुल और बियर जो है वो शेयर मार्केट से संबंधित है। क्या होता है देखिए, तो ये शेयर बाजार की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। बुल जिसे हम तेजड़िया कहते हैं, वह निवेशक होता है जो मानता है कि शेयर बाजार हमेशा ऊपर जाएगा। तो शेयर बाजार अगर ऊपर जाएगा तो उसको हम बुल कहते हैं। अच्छा, याद कैसे रखेंगे? और शेयर बाजार अगर नीचे जाएगा तो बियर कहते हैं। याद कैसे रखेंगे? तो बुल के पास में भैया बड़े बड़े सींग होते हैं, भाई सांड के पास में बड़े बड़े सींग होते हैं। अगर उठा करके फेंका ना तो ऊपर ही जाओगे, ऊपर ही जाओगे, ऊपर ही जाओगे। तो इसको क्या कहेंगे? बुल कहेंगे। लेकिन भालू क्या होता है? भालू बहुत आलसी होता है, लेटा रहता है। तो लेटा मतलब जमीन पर लेटा रहता है, तो क्या रहता है? नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। नीचे गिरेगा यानी कि अगर शेयर मार्केट नीचे गिर रहा है तो हम उसको बियर कहेंगे, अगर शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम उसको बुल कहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। 82, किस कर टैक्स को कॉस्केडिंग प्रभाव वाला कर माना जाता है? कॉस्केडिंग प्रभाव का क्या अर्थ होता है? कर पर कर, टैक्स पर टैक्स। जैसे सरचार्ज, सरचार्ज भैया पेट्रोल की कीमत पर 2% सरचार्ज लगा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्केडिंग प्रभाव कहते हैं। यानी अप्रत्यक्ष कर जीएसटी से पहले, मतलब कि वाला कर किसको माना जाता है? जो अप्रत्यक्ष कर पहले हुआ करता था उसको कॉस्केडिंग टैक्स माना जाता था, क्योंकि उस पर टैक्स पे टैक्स लगता था। ठीक है, तो कॉस्केडिंग प्रभाव का अर्थ है कर पर कर लगाना है। जीएसटी लागू होने से पहले जब कोई वस्तु कारखाने से निकलकर उपभोक्ता तक पहुंचती थी तो हर चरण पर उस पर टैक्स लगते थे। पुराने टैक्स को जोड़ करके नए टैक्स लगाए जाते थे। तो जीएसटी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के माध्यम से इस कॉस्केडिंग प्रभाव को खत्म कर दिया। यानी एक बार टैक्स लग जाएगा फिर नहीं लगेगा। पहले होता था कि हरियाणा से कोई वस्तु बनी, हरियाणा से अगर राजस्थान आई तो उस पर अलग टैक्स लग दिया, इस टैक्स के ऊपर टैक्स। यानी यहाँ पर 100 रुपए की थी, अब यहाँ पर आया तो बोला 10% टैक्स लगेगा, तो ये 110 की होगी। ठीक है, उसके बाद में ये गई राजस्थान में, तो अब ये 110 पर टैक्स लगेगा। 110 पे मान लो 2% टैक्स लग गया तो उस पर और टैक्स। तो टैक्स पर टैक्स लगना क्या कहलाता है? कॉस्केडिंग प्रभाव कहलाता है। जीएसटी आने के बाद में ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? इसकी बहुत चर्चा है वर्तमान में। भारत में प्लास्टिक मनी लागू होने वाली है, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, वर्तमान में प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होती है, लेकिन अब प्लास्टिक के नोट भी चालू होने वाले हैं, चर्चा में है। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कहते हैं। ये दोनों आपके प्लास्टिक के होते हैं। एटीएम में जाओ, डालो, पैसा निकालो, तो हम प्लास्टिक मनी से ओरिजिनल मनी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला, मानव विकास सूचकांक एचडीआई का विकास किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो एचडीआई का विकास महबूब उल हक के द्वारा 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा किया गया था। अगला, अदृश्य निर्यात जो है, इनविजिबल एक्सपोर्ट से क्या तात्पर्य है? तो सॉफ्टवेयर और सेवाओं का जो निर्यात होता है इसको इनविजिबल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। भाई सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? कि आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर डलवा लो, ठीक है ना, तो अपने आप ही डल जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसको हाथ में ले जाकर के फिर दे रहे हैं, भाई साहब लोग सॉफ्टवेयर नहीं दे रहे हैं ना, तो इसको हम इनविजिबल एक्सपोर्ट कहते हैं, अदृश्य निर्यात कहते हैं। अगला, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए अर्थशास्त्र में इनको नोबेल मिला था। किसको? अमर्त्य सेन को जाना जाता है। पूरा डिटेल है, डिटेल पढ़ लेना मेरे भाई। हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी दम दिए हुए जिनने पैसे भेज रखे हैं लगातार फोन पे फोन कर रहे हैं, है ना। चलो, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था 1974 में। जो समझाने वाली चीज होगी उसको समझाते चलेंगे। ठीक है, स्वर्ण क्रांति का संबंध भारत में किसके उत्पादन से? सोना चांदी से, तिलहन से, बागवानी से, जूट से। सही आंसर हो जाएगा बागवानी और फल से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। कहीं तुम लगा के आ जाओ गहनों के उत्पादन से, ठीक है ना, तो गहनों के उत्पादन से नहीं है, बागवानी, फल और शहद से संबंधित है, जो है आपका हॉर्टिकल्चर से संबंधित है ये क्रांति। स्वर्ण क्रांति का संबंध विशेषकर फलों, सेब और शहद से है। अर्थशास्त्र में आधार वर्ष, बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर किसे कहते हैं? तो वह संदर्भ वर्ष जिसका उपयोग आर्थिक सूचकांकों की तुलना के लिए किया जाता है। मान लीजिए 2000 को बेस ईयर मान लिया, तो 2000 में महंगाई कितनी थी और 2026 में महंगाई कितनी है, अगर इसमें कंपेयर करना है तो ये जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं इसको हम बेस ईयर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में एनडीसी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला, 91, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भारी घाटे को ठीक करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है? तो मुद्रा अवमूल्यन को अपनाया जाता है। इसलिए बार बार मुद्रा की जो मांग होती है, जो मुद्रा का प्राइस होता है उसको कम किया जाता है भुगतान संतुलन को निपटाने के लिए। अगला, भुगतान संतुलन करता है भाई भारत ने बाहर से कितना ऋण ले रखा है, अब वो ऋण हम जमा नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अवमूल्यन कर देंगे। ठीक है, तो उससे ऋण का जो संतुलन होता है वो बैलेंस हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक कौन सा? तो सब जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक है ना। इसमें 500 कंपनियां इसमें ऐड हुई हैं। अगला, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या करेगा? रेपो रेट कम करेगा, रेपो रेट बढ़ाएगा, नगद आरक्षण पर सीआरआर कम करेगा या फिर सीआरआर को बढ़ाएगा। तो अभी हमने आपको बताया था अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, यानी कि अगर आपको जो है
महंगाई को नियंत्रित करना है तो क्या करेंगे, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो रेपो रेट को क्या कर देंगे, रेपो रेट को बढ़ा देंगे। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा, मान लीजिए पहले जो 100 रुपए बैंकों को उधार मिलता था, आरबीआई इस पर 4% रेपो रेट लेता था। अब आरबीआई कहेगा नहीं भैया 100 रुपए तुमको देंगे तो, लेकिन 10% का रेपो रेट लेंगे। अब क्या ये 100 रुपए उधार लेंगी, नहीं लेंगी। आरबीआई से कहेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर इनके पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो मार्केट में कम पैसा देंगी, मार्केट में कम पैसा देंगी तो मार्केट से पैसा उठ करके इनके पास में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, मार्केट में महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा, समझ गए। तो क्या करेंगे, रेपो रेट को बढ़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड ये किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया था, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के द्वारा शुरू किया गया था 1970 में। मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड ये क्या कहता है, तो ये आपका कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, ऐसा इसका कहना है। भाई कीमत बढ़ गई, अगर मान लीजिए वो जो पार्ले जी की बात करते हैं, पार्ले जी 10 रुपए का मिलने लगे, तुम कहोगे भैया पार्ले जी हम ना खा रहे, हम तो कोई दूसरा खा लेंगे। तो कीमत बढ़ गई तो डिमांड घट गई, इसी को मांग का नियम कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। 96 भारत में गरीबी का मुख्य कारण कौन सा है, तो भाई जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये भी गरीबी का कारण है। बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी का कारण है। आय में भारी असमानता है, ये भी गरीबी का कारण है। ये तीनों आपका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अवमूल्यन और मूल्यह्रास में क्या मुख्य अंतर है, देखो अवमूल्यन सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि मूल्यह्रास बाजार की शक्तियों मांग आपूर्ति के कारण होता है। मूल्यह्रास और अवमूल्यन आपको समझा दिया। अवमूल्यन क्या करता है, अवमूल्यन अपने पैसे के रेट को गिरा देना, पैसे के मूल्य को गिरा देना अवमूल्यन कहलाता है, अपने रुपए की डिमांड को। लेकिन मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास होता है कि किसी भी चीज को तुम चलाओ, जैसे कि मान लो आपने बाइक खरीदी, बढ़िया सी फर्स्ट क्लास बाइक खरीद के लाए, बुलेट 360, ठीक है, लेके आ भैया। जैसे ही तुम उसको शोरूम से नीचे उतारोगे, यहाँ पर 2.5 लाख की मिल गई तुमको, शोरूम से नीचे उतारते ही 2 लाख की हो जाएगी, बेशक तुम नया लेकर आए हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें कहेंगे भैया इसमें मूल्य ह्रास आ गया है, भाई कुछ ना कुछ तो कमी हो गई है, ठीक है भाई, टायर ही घिस गए हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ तुम यूज कर लो और फिर उसको बेचो तो उसमें जो कमी आती, टूट फूट की वजह से, टायर घिसने की वजह से या फिर चलने की वजह से जो कमी आती है, इसको हम क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। ऊपर हमने आपको अच्छे से समझा ही दिया था, है ना। चलो अगला, संरचनात्मक टैरिफ, ये टैरिफ ही बढ़ा रहा है ट्रंप महोदय, टैरिफ ही बढ़ाए चले जा रहे हैं। अरे ट्रंप चाचा तुमने पूरे विश्व को जो है ऐसा कर दिया है। संरचनात्मक जो टैरिफ है ये क्यों लगाया जाता है बताइए, तो ये जो प्रोटेक्टिव टैरिफ होता है ये क्यों लगाया जाता है। सही आंसर की बात करेंगे तो घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए ये जो है जो आपका टैरिफ लगाया जाता है। क्यों, किस पर लगेगा सर, तो मान लीजिए कि आप कोई बीड़ी का उद्योग खोले हैं, ठीक है, बीड़ी उद्योग, और ये सिगरेट वाला है भैया, ये विदेश से आ रहा है, तो इस पर टैरिफ लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। क्यों, अगर इस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे तो ये महंगा हो जाएगा, ये महंगा हो जाएगा तो इसको लोग कम पिएंगे, इस बीड़ी को ज़्यादा पिएंगे क्योंकि ये सस्ती आ जाती है, ठीक है ना। अब कुछ लोग भैया, कुछ लोगों का रोला होता है वो बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट ही पिएंगे, चाहे कितना भी महंगा जाए। वैसे कुछ नहीं पीना चाहिए, इनमें से दोनों हमारे लंग्स के लिए हानिकारक है, कुछ नहीं पीना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि विदेशी चीज़ों की जो आपूर्ति है वो कम हो और उससे प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन कम हो देसी चीज़ों का, इसलिए इस पर हम टैरिफ लगाते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं संरचनात्मक टैरिफ, यानी कि प्रोटेक्टिव टैरिफ, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए विदेशी चीज़ों पर टैरिफ लगाना। अगला, बैंक एश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस का क्या अर्थ होता है, तो बैंकों द्वारा बीमा कंपनियों को पॉलिसी बेचना। जैसे कि पहले एसबीआई क्या करती थी, पहले एसबीआई केवल बैंकिंग करती थी, यानी बैंकिंग का मतलब था पैसे लेती थी और पैसे देती थी। अब एसबीआई ने क्या किया, इंश्योरेंस पॉलिसी भी चालू कर दी, भैया बैंकिंग तो करेंगे करेंगे, इंश्योरेंस भी हम करेंगे। क्यों, अब आपने सुना होगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये सुना होगा ना। तो इसी प्रक्रिया को जब बैंकें इंश्योरेंस का भी काम करने लगती हैं तो हम उनको बैंक का एश्योरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक का एश्योरेंस कहते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला 100 नंबर का प्रश्न, अपनी सेंचुरी पूरी हो जाएगी इसी के साथ में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई के क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व है, तो भैया बहुत ज्यादा महत्व है एमएसएमई का, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह कृषि के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। पहली बात तो कृषि सबसे ज्यादा रोजगार देती है, भारत की लगभग 60% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। इसके बाद में लघु उद्यम जो उद्योग होते हैं वो हमको ज्यादा फायदा देते हैं, भारत के लिए ज़्यादा उद्योग देते हैं। भाई सरकारी नौकरी तो आजकल बची नहीं, तुम देख ही रहे हो क्या हालत है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अब एक नई सिस्टम चालू कर दिया है, 100 नंबर का पेपर दो, फिर उसमें तुम पहले नंबर लेकर के आओ, फिर तुम दूसरा पेपर दो, पुलिस का दो, जेल पहली का दो, अलग से दो, ठीक है ना। तो अलग ही सिस्टम है, एमपी में नौकरी पाना बहुत कठिन है।
अभी जिन जिन लोगों का सहायक का एग्ज़ाम है, भैया नोट्स लेकर के अच्छे से तैयारी कर लो, इसी में ले लो, आगे तो बड़ा सिस्टम खराब हो जाएगा। बाकी हम जो नई वो बना है पैटर्न, उस पर नोट्स तैयार कर रहे हैं। थोड़े उसमें बहुत अच्छे नोट्स तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। 4-5 किताबें ले आए हैं एमपी जीके की बढ़िया-बढ़िया राइटर की, छाँट-छाँट कर मटेरियल निकाल कर के ले आएँगे आपके लिए ताज़ा-ताज़ा, ठीक है ना? जो आपके मतलब की है। साथ में जो अभी एसबी वो एमपीएसबी द्वारा जो पूछी जा रही है लेटेस्ट, उन सबको मिला कर के बेहतरीन नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है ना? उन्हीं नोट्स को कर लेना, आप आराम से जो है 99 परसेंटाइल के आस-पास पहुँच जाओगे। चलो, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अस्पताल सहायक के जो स्पेशल टॉपिक दिए गए हैं, उन पर जो प्रश्न हैं, उनको शुरू कर रहे हैं। 101 से, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? ये भी प्रश्न पूछा गया है, अभी 2-3 दिन पहले ही पूछा गया है इसमें, 11 तारीख को पूछा गया था शायद, ऐसा कुछ हमको ऐसा ध्यान आ रहा है कि भाई प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो भाई देश में जितने भी लोग हैं, उनका डिवाइड दे दो जितनी इनकम हुई है भारत में, ठीक है? तो अपनी प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके जो निकलता है, उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 102, वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो जाया करता था। वस्तु विनिमय का मतलब समझ रहे हो? जो उस टाइम पर चलती थी पहले हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय चलता था। तुम हमें सरसों दे दो, हम तुम्हें गेहूँ दे देंगे। तुम हमें हल दे दो, हम तुम्हें चक्री दे देंगे। तो वस्तुओं का विनिमय होता था। लेकिन इसमें क्या होता था? इसमें जो है किसी को घाटा होता था, किसी को फ़ायदा होता था। क्यों? क्योंकि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो जाता था। भाई कोई चीज़ जो है खरीद लिया उसने और उसका डबल काम हो रहा है और किसी ने खरीदा उसका कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो दोहरा संयोग होने की वजह से ये जो है सबसे बड़ी कठिनाई यही थी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आगे बढ़ें। 103, शिशु शिशु मृत्यु दर आईएमआर का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा प्रति 1000 बच्चों पर जीवित जन्मों पर, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष में कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या। यानी कितने बच्चे पैदा हुए? 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है? कम आयु का मतलब है 5 वर्ष के अंदर-अंदर कितने बच्चे मर गए? तो 20 बच्चे मर गए। तो ये जो 20 है ना, यही आपकी शिशु मृत्यु दर कहलाएगी। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ में हो, ठीक है? लेकिन अब क्या कह सकते हैं, ठीक है? तो यही आपकी शिशु मृत्यु दर कहलाई। हम केवल आपको समझा रहे हैं, किसी को हर्ट करना हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। अगर कोई हर्ट हो रहा हो, तो आपसे क्षमा चाहेंगे। अगला, भाई होता है ना, अभी आपने देखा ना एक केस हो गया, वहाँ गाज़ियाबाद में, कहाँ पर हुआ? अलीगढ़ में, है ना? बच्चे को पटक-पटक के मार डाला। उस माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी, है ना? तो इसलिए हम सॉरी बोल देते हैं, अगर किसी को ऐसा कुछ याद आ जाए या हर्ट हो जाए, तो माफ़ी चाहते हैं। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइज़ेशन मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है? तो ग्लोबलाइज़ेशन अभी आपको बताया था, विभिन्न देशों के बीच में तीव्र एकीकरण या परस्पर संबंध, जैसे भारत ने 1991 में किया था, बाहर की चीज़ें भारत में आने लगीं, भारत की चीज़ें बाहर जाने लगीं। इसी को ग्लोबलाइज़ेशन कहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट ये किस वर्ष पारित किया गया था? सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा है अभी, सेम टू सेम यही प्रश्न, 2005 वाला, सेम टू सेम। ऑप्शन भी 2005 था, ठीक है? तो 2005 आपका आंसर हो जाएगा। 2009 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया था। 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? 1 साल के अंदर 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा, नहीं मिलता है तो उसका पैसा आपको दिया जाएगा। 106, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण औपचारिक स्रोत फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का हिस्सा हो जाएगा? तो ये सहकारी समितियां जो होती हैं, ये औपचारिक होती हैं। औपचारिक का मतलब समझ रहे हो? औपचारिक का अर्थ है कि आपको अगर इनसे ऋण लेना है तो आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये औपचारिक हो जाता है। अभी पूछा गया था, इनमें डिफरेंस पूछा गया था, औपचारिक कौन सा है, अनौपचारिक कौन सा है, क्या अंतर होता है? तो औपचारिक चीजें वो होती हैं, जैसे बैंक से ऋण लेने जा रहे हैं तो आपको कागज लेकर के जाना पड़ेगा, वहां पर सारी चीज जमा करनी पड़ेंगी, उसको हम फॉर्मेलिटीज कहते हैं ना। फॉर्मेलिटी जहां पर पूरी कर रहे हैं तो औपचारिक हो जाएगा। इनफॉर्मल क्या होता है? जहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, भाई साहूकार के पास में चले जाओ, दे देगा, व्यापारी के पास में चले जाओ, दे देगा, मित्र और रिश्तेदार दे देंगे। क्या आपसे स्टाम्प पर साइन करवाते हैं, क्या नहीं करवाते हैं, ठीक है? तो ये आपका इनफॉर्मल हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। और ये सहकारी समिति या बैंक वगैरह है, ये आपकी क्या हो जाएंगी? फॉर्मल हो जाएंगी। अंतर समझ में आ गया ना? यही आपसे पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। 107, असंगठित क्षेत्र जो आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? तो सरकारी नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता है। जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कोई भी चीज़ करना शुरू कर दिया, मान लीजिए मटका बेचना शुरू कर दिया, तो क्या उसमें कोई भी आपको जो सरकार से वो लेने जाना पड़ेगा, जीएसटी का बिल बनवाने जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा भाई, है ना? तो जो नॉर्मल चीज़ें करते हैं, यानी कि जो आपका सरकारी नियमों और विनियमों का जहाँ पर पालन नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? असंगठित क्षेत्र कहते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें जो हो जाती हैं, है ना? अगला 108, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या होती हैं? एमएनसी का अपना कारखाना उसी स्थान पर स्थापित करती हैं जहाँ, मतलब ये कहना है कि भाई एमएनसी अपना कारखाना कहाँ पर स्थापित करती हैं? जहाँ पर बाजार नज़दीक हो, ठीक है? मार्केट पास में होना चाहिए। दूसरा, कुशल और अकुशल श्रम लागत पर उपलब्ध हों, यानी कि हर तरह के लोग उपलब्ध हों, जो मतलब मजदूर भी उपलब्ध हों और जो सुपरवाइज़र होते हैं वो भी उपलब्ध हों, वहाँ पर खोलेंगी। और सरकारी नीतियाँ उनके अनुकूल हों। और ऐसी ये तीनों चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी? ये तीनों चीज़ें स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन एसईजेड में मिलती हैं, इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है? ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलेंगी, वहाँ पर बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपना कारखाना खोलेंगी, ठीक है? चलो,
109 समर्थक ऋण आधार कोलेट्रल, ये क्या होता है? कोलेट्रल, कोलेट्रल का अर्थ होता है एक संपत्ति जिसका उपयोग कर्जदार गारंटी के रूप में करता है। ठीक है, अभी कल प्रश्न आया था कि जो एमएसएमईज होते हैं तो उन पर जो भारत सरकार कितने मतलब कितने रुपए तक का कोलेट्रल फ्री आपको जो है ऋण उपलब्ध कराती है, तो कल का ऑप्शन था 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए तक का ऋण आपको बिना कोलेट्रल के मिल जाता है। बिना कोलेट्रल का अर्थ है कि आपको कोई गारंटी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी, है ना। पहले लोग कर्ज लेने के लिए जो है अपने खेत को रखते थे, खेत गिरवी रख दिया, सोना चांदी गिरवी रख दिया। तो अब भारत सरकार ने कह दिया अगर आप छोटे उद्योग खोलना चाहते हैं, एमएसएमई बनना चाहते हैं, तो 3 लाख रुपए तक अगर आप कर्ज लेते हैं तो किसी भी प्रकार के कोलेट्रल रखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एक संपत्ति रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो वह संपत्ति जिसको कर्जदार गारंटी के रूप में बैंकों के पास में रखता है उसको हम कोलेट्रल कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आ गया समझ में? अब ये ऑफिशियल है पूरा, इसको समझने में थोड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। चलो, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते चल रहे हैं। साक्षरता दर लिटरेसी रेट की गणना के लिए किस आयु वर्ग की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है? किसको काउंट करेंगे कि भैया ये है साक्षरता दर? तो कितने एज के लोगों को रखेंगे? तो इसमें हम रखेंगे 7 वर्ष और उससे अधिक के लोगों को हम रखते हैं कि भाई कौन कितना साक्षर है। भाई 5 वर्ष के बच्चों को थोड़ी कहेंगे तुम साक्षर हो कि नहीं हो, है ना, पढ़ना लिखना आता नहीं। 5 वर्ष का बच्चा क्या जानेगा? तो 7 वर्ष के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको काउंट किया जाता है। 111 विदेशी व्यापार में व्यापक अवरोध ट्रेड बैरियर का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आयात पर कर, यानी कि टैक्स ऑफ इंपोर्ट। भाई कोई भी चीज बाहर से आ रही है, ठीक है, भारत सरकार ने उस पर एक निश्चित इंपोर्ट लगा दिया फिर तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपोर्ट लगा दिया तो बाहर वाला क्या कहेगा? भैया राम राम, हम ना ले आ रहे, हम मतलब अपनी चीजें तुम्हारे यहाँ ना बेच पाएंगे, भैया राम राम, इतना टैक्स हम थोड़ी चुका पाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विदेशी व्यापार में अवरोध, ट्रेड बैरियर इसको हम कहते हैं। इसलिए सरकार एक निश्चित टैक्स रखती है, उससे ज्यादा टैक्स नहीं लगाती है। तो आयात पर अतिरिक्त कर जो होता है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रेड बैरियर का। समझ में आ गया? 112 भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है, टर्सरी सेक्टर का है। जो होटल हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े थिएटर हैं, इनका सबसे ज्यादा योगदान होता है। जो निगम कर देते हैं हम, इनका सबसे ज्यादा योगदान है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे कहां पर है सबसे ज्यादा लोग? तो सबसे ज्यादा लोग किसमें लगे हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में लगे हैं। लेकिन फायदा कहां से हो रहा है? सेवा क्षेत्र से हो रहा है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। सबसे ज्यादा मजदूर कहां पर हैं? कृषि क्षेत्र में। फायदा सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है? तो सेवा क्षेत्र से। अगला मांग जमा डिमांड डिपॉजिट किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा बैंक खातों में जमा वह धन जिसे मांगने पर निकाला जा सके, जो आपका पैसा है। भाई आप फोन पे यूज कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं सर को, तो कहां से कर रहे हैं? आपके पास है तभी तो कर रहे हैं। तो ये जो पैसा आपने बैंकों के पास में जमा कर रखा है, जिसको आप मांगेंगे तो बैंक आपको दे देगा, इसी को मांग जमा कहते हैं। ठीक है, इसी को डिमांड कहते हैं। ठीक है, डिमांड किया तो मिल गया। 114 मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर में देशों की तुलना किन आधार पर की जाती है? तो एचडीआर में देशों की तुलना किस आधार पर करते हैं? तो बताइए, मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? तो एचडीआर में शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य नीति और प्रति व्यक्ति आय पर हम इसकी गणना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चेक क्या है? तो चेक क्या होता है? तो भाई एक कागज जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से विशिष्ट राशि भुगतान करने का निर्देश देता है। भाई ये चेक दे दो, तुमको उतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाया ना, बहुत टाइम हो रहा है। 116 टाइम हो रहा है उसका, क्या कहते हैं, एग्जाम एनालिसिस का। 116 उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो सरकार द्वारा व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों या अवरोधों को हटा लेना। वही उदारीकरण 1991 वाला, मनमोहन सिंह जी वाला, बता दिया था हमने, है ना। 117 अल्प बेरोजगारी की स्थिति कब उत्पन्न हो जाती है? तो जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं या अपनी योग्यता से नीचे का काम कर रहे होते हैं। भाई आपने देखा चपरासी के बीच में वैकेंसी निकली थी, इसके लिए फॉर्म भरा था एमबीए वालों ने। ठीक है, कांस्टेबल की वैकेंसी निकल रही है, एमबीए वाले, एमएसडी पीएचडी वाले फॉर्म भर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको अल्प बेरोजगारी कहेंगे, यानी कि क्षमता उनकी बहुत है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, भाई डिग्री बहुत हाई लेवल की है, लेकिन क्या कर रहे हैं? अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं या अपनी योग्यता के नीचे का काम कर रहे हैं, चपरासी का काम कर रहे हैं, तो हम इसको अल्प बेरोजगारी कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते 118 भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो सबको पता भाई आरबीआई मुद्रा, केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा को जारी करती है। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्यों बनाए जाते हैं स्वयं सहायता समूह? यहां से प्रश्न बनाया आपके जेल पैरी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को संगठित करना और उनकी बचत को एकत्र करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं। अगला 120 अंतिम वस्तुएं फाइनल गुड किसे कहा जाता है? तो जो उपभोग या निवेश के लिए तैयार हो, जैसे कि पार्ले जी। पार्ले जी भाई बनने के लिए पहले आटा वाटा का इस्तेमाल किया गया, कच्चा माल उपयोग किया गया, इन सबको मिला करके जब चीज बेचने के लिए स्टार्ट हो जाती है, यानी उपयोग करने के लिए बन जाती है, उसको हम फाइनल गुड कहते हैं, अंतिम वस्तु कहते हैं उसको। ठीक है, 121
विशेष आर्थिक जोन एसईजेड स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विदेशी कंपनियों और निवेश को आकर्षित करना। भाई इस क्षेत्र में हमने सारी तुम्हारी व्यवस्था कर रखी है, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी व्यापार करने में। उसको हम एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। विदेशी कंपनियां यहाँ पर आकर के व्यापार कर सकती हैं। अगला बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ये भी पूछा गया है, अभी पूछा आपके उसमें फॉरेस्ट गार्ड में। बीएमआई का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं? तो वयस्कों में पोषण का स्तर अल्प पोषित या फिर अविकसित है वयस्क, इनको मापने के लिए बीएमआई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? जो अपनी एसबीआई है, एसबीआई है और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनकी आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? क्या बताओ क्या होगा, बताइए। इनके आय का जो स्रोत होता है कर्जदारों से लिया गया ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का जो डिफरेंस होता है। भाई कर्जदारों से अगर इनको कर्ज दे रही है तो कुछ ब्याज लेती है, और जो जमा मतलब जिन लोगों ने जमा किया है उन पर भी कुछ ब्याज उनको देती है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी से इनको फायदा होता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कोई यहाँ से ले गया 2,000 रुपये उधार, ठीक है, इसको इनने दिया 15% ब्याज की दर पर, ठीक है, और तुमने इनके पास में पैसा जमा कर दिया 20,000, ठीक है, तो तुमको जो ब्याज देंगी वो 10% का देंगी। अब ये जो 5% का अंतर आ रहा ना, यही तो फायदा ये कमा रहे हैं मेरे भाई, यही फायदा। तुम्हारे पैसा तो उधार दे रहे हैं इनको, तो ये 5% का जो फायदा कमा रहे हैं, यही इनकी आय का मुख्य स्रोत होता है, बैंकों की आय का, है ना। ये मत समझ लेना कि एसबीआई बैठ करके नोट छाप रही है और फायदा हो रहा है। सारे एम्प्लॉयमेंट जितने भी उनके कर्मचारी हैं सबको जो है पैसा बांट देती है, सुबह छापती शाम को बांट देती है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, तो कैसे इनको फायदा होता है, इनका काम कैसे चल रहा है इन बैंकों का, समझ में आ गया कि भाई जिनको कर्ज दिया था उनको ज़्यादा रेट पर 15% की रेट पर दिया, हमने इनको पैसा जमा किया तो हमको जो ब्याज दे रही हैं 10% के ब्याज पर दे रही हैं। अब इसके बीच का जो गैप हो गया वही 5% का गैप इनके लिए फ़ायदेमंद होता है और इसी से इनका पूरा काम चल रहा होता है। आया समझ में? आगे बढ़ते। समझ में आ रहा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते जाना, है ना, बार बार नहीं कहना पड़े भाई, है ना, चीज़ें समझ में आ रही ना। चलो 124, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ने वैश्वीकरण में क्या भूमिका निभाई है? तो इसने सेवाओं के उत्पादन और प्रसार को दुनिया भर में आसान तीव्र बना दिया। ठीक है, ये आप जानते हो, जैसे फोन पे वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसने क्या किया, तेज बढ़ा दिया है ना। तो सूचना और संचार ने हमारे लिए बहुत तेजी कर दी है और सारी चीजें आसान हो गई हैं। ऋण जाल, डेप्ट ट्रैप वह स्थिति है जहां पर, ऋण जाल क्या होता है? तो ऋण जाल का अर्थ क्या है भाई, किसी ने कर्ज लिया और उस पर टैक्स पे टैक्स लगता चला जाए, यानी कर्जदार अपना पिछला कर्ज चुका नहीं पाया, नया कर्ज लेने को अगर मजबूर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्ज ट्रैप कहते हैं। ठीक है ना भाई, पहले कर्ज ले आए थे और उसको 100 रुपये चुका नहीं पाए, तब तक इतनी स्थिति आ गई कि 100 रुपये और लेने पड़ गए, फिर 100 रुपये और, तो इसी के बीच में ट्रैप होता चला जाता है, इसी को हम कर्ज जाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 126, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक रोजगार दे रहा है। लेकिन भारत को फायदा कहाँ से हो रहा है? तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भारतीय रेलवे जो है सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ होता है जो मतलब कि गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट कौन है? भारतीय रेलवे गवर्नमेंट है, बाकी ये तीनों क्या है, प्राइवेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण, फेयर ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ हो जाएगा? तो वैश्वीकरण के लाभ में सभी की समान हिस्सेदारी और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना ही फेयर ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। यानी अगर भारत में बाहर की कंपनियां आ रही हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो उन जो भारत के मजदूर हैं उनको भी आपको प्रॉफिट दिलाना होगा, इसी को फेयर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ऐसा ना हो कि बाहर की कंपनियों के आने की वजह से यहाँ के उद्योग समाप्त हो जाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि बाहर की कंपनी आ गई, नाइकी शूज आ गया, स्पोर्ट बाटा आ गया, मतलब स्पोर्ट के शूज आ गए तो बाटा यहाँ पर खत्म हो जाए, ऐसा ना होना चाहिए, इसको भी संरक्षण देना पड़ेगा। ठीक है, अगला, भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से प्रतिबंध किस वर्ष हटाए गए थे? कब हटाए गए थे? 1991 में एलपीजी पॉलिसी अभी समझाई थी आपको। 130, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मुख्य कार्य क्या है? पीडीएस तो सब जानते हैं भैया, क्यों बताओ, कौन कौन राशन लेने जाता है? हर कोई राशन लेने जाता है ना। तो पीडीएस का अर्थ क्या होता है? तो उचित मूल्य की दुकानें यानी राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को सस्ते दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही पीडीएस कहलाता है। हर कोई राशन लेने जाता है, ऐसा कोई नहीं होगा, बड़े से बड़ा काम छोड़ देगा लेकिन राशन नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। 131, भारत में बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितने प्रतिशत नगद के रूप में रखना अनिवार्य है? तो 15% तो तुमको रखना ही पड़ेगा। आज 100 रुपये कमाए हैं ना, तो 15% तो तुमको अपने पास रखना पड़ेगा, ऐसा आरबीआई कहता है। ये 15 रुपये मत खर्च करना, नहीं टैक्स लगा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर का जो है 4% हमको देने के बाद में इसके जो बचा है उस पर तुम अपना जो है व्यापार कर सकते हो। अगला 132, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या तात्पर्य है? तो एक व्यक्ति के जीवन जीने की औसत आयु, जैसे कि वर्तमान में औसत पहले क्या होती, 100 वर्ष तक आदमी जी रहा है, कहते हैं दीर्घायु भवा, यानी 100 वर्ष तक जियो। अब नहीं है भैया ठीक है, 60-65 पर तो खेल हो जाता है, 70 तक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। ठीक है ना, तो औसत एज इसी को कहते हैं, एक व्यक्ति कितने टाइम तक जी रहा है उसका औसत निकाल दो तो वही औसत एज कहलाती है। अगला, एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? तो एमएनसी द्वारा किया गया निवेश
फॉरेन इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश कहलाता है। आगे बढ़ें, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह विनिमय प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है। भाई तुमने हमसे पीडीएफ लिया, तुमने हमको क्या दिया? मुद्रा दिया, ठीक है। हमने तुमको पीडीएफ दिया, हमने तुमसे क्या लिया? मुद्रा लिया। तो मुद्रा क्या कार्य करती है? विनिमय का माध्यम हो जाती है ना। तो पैसा क्या होता है? विनिमय का माध्यम होता है। एक चीज दूसरों से अगर लेना है, दूसरे को कोई चीज देना है, तो इसका काम कौन करेगा? पैसा करेगा। जैसा आप फोन पे से पेमेंट करके हमसे नोट्स लेते हैं, ठीक है। अगला, वैश्वीकरण के कारण सबसे अधिक नुकसान किस वर्ग को उठाना पड़ रहा है? तो जो ग्लोबलाइजेशन है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान कौन उठा रहा है? जो छोटे-छोटे उत्पादक हैं, है ना? बिस्कुट का उत्पाद कर रहे हैं, छोटी-छोटी चप्पल वगैरह जो बना रहे हैं, और जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, इनको सबसे ज़्यादा घाटा हो रहा है, क्योंकि विदेशी कंपनी आ रही हैं, जैसे चाइनीज़ लड़ियाँ हैं, है ना? भाई दीपक वाले का उदाहरण ले लो, दीपक वाले का। ये छोटे-छोटे है ना, और बाहर से लड़ियाँ आ रही हैं, हाँ, तो वो लड़ियाँ ₹20 की पूरी लड़ी मिल जा रही है, चमक रही, चम कर रही है, और ₹20 का मान लो 10 दीपक मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं? इन लड़ियों को खरीदते हैं। कम पैसे में अच्छा घर सज जाएगा, दीपक को कम खरीदते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है छोटे उत्पाद और जो असंगठित श्रमिक है, जिनको और कुछ नहीं आता, दीपक ही बना सकते हैं, उनको इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। निवल उपस्थित अनुपात, नेट अटेंडेंस रेशियो, किस आयु वर्ग के बच्चों के स्कूल जाने के अनुपात को दर्शाता है? तो 14 से 15 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनके स्कूल जाने की अटेंडेंस को दर्शाने के लिए निवल उपस्थिति अनुपात यानी कि नेट अटेंडेंस रेशियो यूज में लाते हैं। 137। ग्रामीण भारत में कर्ज का सबसे बड़ा अनौपचारिक स्रोत क्या है? इनफॉर्मल सोर्स क्या है? इनफॉर्मल मतलब अब तुम्हें कागज की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। कौन सा है? तो यह है साहूकार। सेठ साहूकार से सीधे पैसा ले आए, ब्याज पर उनको पैसा लौटा दिया, सीधे, कोई कागज वागज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्रोत है। अगला, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए भाई, जब बैंक तुमको दे रही है तो काहे तुम फालतू में पैसा खर्च कर रहे हो। वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता, क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अभी आपको शुरू में ही बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अक्सर स्थानीय कंपनियों के साथ में संयुक्त उद्यम क्यों करती हैं? बताइए। भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो छोटी छोटी कंपनियों के साथ में कोलैबोरेट कर लेती हैं, है ना। हमसे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, ठीक है। पर कोलैबोरेट करेंगे तो वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, हम हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है ना। कोई 299 में नोट्स बेच रहा है, ठीक है, और हमारा ही नोट्स लेकर के 299 में बेच रहे हैं अपने ऐप पर, और 199 की अलग से टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं हमारे ही प्रैक्टिस सेट को ले जा करके, है ना। तो ये बच्चों को लूट रहे हैं, ये अपना काम है नहीं। हाँ, अपन तो मनो 149 में पूरा आपको अस्पताल सहायक के नोट्स, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हमसे कहें कि हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो, तो नहीं कर पाएंगे भैया। क्यों? तुम्हारी और हमारी सोच मैच ही नहीं करती है, ठीक है। तुम बच्चों को लूट रहे हो और हम बच्चों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कम से कम प्राइस में, तो ये अंतर होता है, ठीक है। तो कोलैबोरेशन का ये अर्थ होता है कि बड़ी कंपनियां छोटे कंपनी के साथ में कोलैबोरेट करती हैं, यानी कि मिलकर के काम करती हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? स्थानीय कंपनियों के पास मौजूद बाजार की समझ और वितरण के नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए जो है, ये जैसे कोई बड़ी कंपनी, बाहर की कंपनी आ गई है ना, अब वो छोटे कंपनियों से जो है कोलैबोरेट कर लेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वहाँ का जो स्थानीय पूरा वातावरण है वो छोटी कंपनियों को पता रहता है, इनको थोड़ी पता है ये बाहर से आ रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्यों कोलैबोरेट करती हैं? इसीलिए करती हैं, ठीक है ना। चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई 149 क्यों रखा हमने? इसीलिए रखा है कि तुम्हारा भी काम चल सके। इतना पैसा हर कोई अरेंज कर सकता है, तो तुम्हारे पास में तुम्हारी पढ़ाई भी हो सके, और इतना अगर हमको दे दोगे तो जो हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिल जाया करेगी, तो दोनों का काम चलता रहेगा, है ना। बहुत ज़्यादा लूटने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई जो 299 में दे रहा है, 199 की टेस्ट सीरीज दे रहा है, काहे लो भैया, जब 149 में पूरा का पूरा मिल रहा है तो हम क्यों कहीं जाएँ, है ना। और यही चीज़ वो यूज कर रहे हैं अपने उसमें मटेरियल में, तो ये सिस्टम है। 140 है, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कोपरा को पारित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। 1986 में कोपरा को लागू किया गया था। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो वे वस्तुएं जिनका उपयोग अन्य अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वही पार्ले जी में गेहूं का उत्पादन कर रहा है, भाई गेहूं अगर नहीं होगा तो पार्ले जी नहीं बनेगा, तो मध्यवर्ती वस्तु क्या हो गई? गेहूं हो गई, ठीक है। तो वे वस्तुएं जिनका उपयोग अन्य अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में जिसका उपयोग होता है, उसे हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। स्वयं सहायता समूह एसएचजी में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके पास में होते हैं? तो समूह के सदस्यों के पास में होते हैं, ये लोग मिलकर के निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा गया था अभी ये प्रश्न आपके जेल पैरी में आया था, जेल पैरी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था, सेम टू सेम यही प्रश्न था। एनालिसिस कराते रहते हैं तो हमको ध्यान रहता है हाँ कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। विकास का धारणीयता का सिद्धांत है कि क्या कहता है? धारणीयता का सिद्धांत क्या कहता है? तो धारणीयता का सिद्धांत ऐसा विकास ऐसा हो जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को साथ समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे, उसे हम धारणीय विकास कहते हैं। यानी कि पेड़ों को काटे बिना वर्तमान की जरूरतें पूरी हो जाएं तो धारणीय विकास कहते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं? तो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं सार्वजनिक सुविधाएं। भाई सार्वजनिक शौचालय हो गया, सार्वजनिक बस स्टैंड हो गया, कौन देता है? सरकार देता है। भारत में संगठित क्षेत्रक
से जुड़े उद्यम किसके साथ में पंजीकृत होते हैं? जो संगठित क्षेत्र के उद्यम होते हैं वो किसके साथ में पंजीकृत होंगे? तो सरकार के साथ में। जैसे कि जीएसटी बिल बनाना पड़ेगा, जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो सरकार के साथ उन्हें उसके नियमों का पालन करना होता है। ठीक है। अगला 146, जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ में बहुत सस्ता माल अपने देश में आने से रोकने के लिए कोटा तय करता है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा व्यापार अवरोधक का। अभी बताया था ना ट्रेड बैरियर क्या होता है भाई, बाहर की चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें आ जाएं, है ना, और अपनी देश की चीज़ें वो खत्म हो जाएं, तो इसको हम कोटा लगा देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड बैरियर कहते हैं। अगला 147, भारतीय रिजर्व बैंक की औपचारिक क्षेत्र के ऋणों पर निगरानी में क्या चीज़ शामिल नहीं है? तो औपचारिक का मतलब समझ गए? औपचारिक का मतलब जहाँ पर कागज़ की आवश्यकता होती है। कह रही है इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए कागज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो कर्जदार ने किस उद्देश्य से पैसे खर्च किए हैं? भाई पैसा लेकर गया है, पर किस लिए खर्च किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पैसा लेकर के गया है, ये हमारे लिए मतलब रखता है। तो कर्जदार ने किस उद्देश्य से पैसे खर्च किए, इसके व्यक्तिगत उपयोग की क्या जाँच की जाए? ये जाँच जो है बैंकों के द्वारा नहीं की जाती है। तुम चाहे जहाँ खर्च करो, हमसे ले गए हो, हमको लौटा देना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आरबीआई की औपचारिक क्षेत्र के ऋण में, इसको नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है। आगे 148, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा क्या थी जिसे बाद में हटा दिया गया? तो ये आपकी व्यापार के निवेश में सरकारी प्रतिबंध। भाई वैश्वीकरण में क्या हो रहा था, बाहर की कंपनी अगर भारत में आ रही थी तो भारत की सरकार इस पर बहुत ज़्यादा नियम कानून बना रखे, भाई इतना ही तुम करोगे, इससे ज़्यादा सामान बाहर नहीं ले जाओगे, तो बाहर की कंपनियां आ नहीं रही थी। तो फिर भारत सरकार ने क्या किया, इन जो नए नए नियम थे, इन नियम को कम कर दिया। तो व्यापार और निवेश पर सरकारी प्रतिबंध को रोक देना जो है, ये आपका वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पहले सबसे बड़ी बाधा थी, अब ये सबसे बड़ा फायदा हो गया है। आगे, रुपए का मूल्य कौन तय करता है और यह कैसे स्वीकार्य होता है? तो कानून के द्वारा इसे लेन देन में स्वीकार कराने की वैधता प्राप्त है और इसे कोई भी भारत में रहने वाला मना नहीं कर सकता है। अगर कोई आपको पैसा दे रहा है, कोई चीज़ आपसे खरीद रहा है और वो उचित पैसा दे रहा है, तो आप लेने से मना नहीं कर सकते हैं, यानी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई दे रहा, लो भैया रख लो, तुम कह रहे हो नहीं नहीं अरे रख लो, ठीक है। तो जबरदस्ती दे भी नहीं सकते हो और जबरदस्ती ले भी नहीं सकते हो। ठीक है। ये कानून ने तय कर रखा है। अगला 50, अच्छा, सिक्के लेने से कोई मना भी नहीं कर सकता है कि तुम सिक्के दे रहे हो एक निश्चित राशि में, 20 रुपए है, 20 के सिक्के हैं, 20 रुपए के एक के सिक्के हैं, तो कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है। आधुनिक कृषि तकनीकी और अच्छे बीजों के उपयोग के बावजूद भारत में कृषि क्षेत्र में लोगों की आय कम क्यों है? क्या रीजन है? तो भाई प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है बताया था ना भाई, खेतों में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, उत्पादन उतना ही हो रहा है। तो छिपी हुई बेरोजगारी और जोत का आकार छोटे होने की वजह से जो आधुनिक कृषि है, तकनीकी तो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उत्पादन कम हो रहा है, इनकम कम हो रही है किसानों की। उसका रीजन है प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है। ये 150 प्रश्न पूरे होते हैं। और ये देखिए जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनका क्या रिव्यू रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फॉरेस्ट गार्ड में एक भाई ने नोट्स लिए थे, उनके 81.5 नंबर आए हैं माइनस मार्किंग के बाद में भी। कल एक भाई के 82 नंबर आए थे माइनस मार्किंग के बाद में भी। ये नोट्स का असर है, क्योंकि हम एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न पर नोट्स तैयार करते हैं। एक भाई ने लिए थे उसके क्या था, जेल वो आपके हॉस्पिटल वाले, वो देखिए लाइफ में पहली बार ऐसे नोट्स देखे हैं, बहुत सुंदर नोट्स हैं। कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में, मेहनत को देखते हुए इसकी प्राइस बहुत कम है। खुद उन भाई का कहना जिन्होंने ये नोट्स लिए थे। ठीक है ना। तो बहुत सुपर नोट्स आपको मिलेंगे और कम प्राइस में 149 मिल रहा है। इतने कम प्राइस में कोई भी नहीं दे रहा होगा। ठीक है ना। उसके बाद में ये देखिए सर, आपके नोट्स से बहुत क्वेश्चन आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनको वर्ग 2 के भी नोट्स चाहिए और ये ग्रुप में जुड़े हुए एमपी जेल अधीक्षक जेल पैरी ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा है 2026 वाले में। ठीक है। इनका एग्जाम हो गया है और इनको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस नोट्स से देखने को मिले थे, तो उन्होंने खुद कहा है कि सर बहुत फायदा हुआ, वर्ग 2 के भी नोट्स चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको फायदा होगा, आप जुड़े रहिए। और जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिया है वो लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके तुरंत अपने नोट्स प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। और जो है फायदा आपको मिलेगा, ये 100% गारंटी है। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। हमारे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोनों लोगों के लिए है ये वीडियो। ठीक है। अस्पताल सहायक के लिए भी और जो है फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी। धन्यवाद।